ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। एपिसोड 101 किसी की पत्नी का। अस्पताल से निकलने के बाद सावन और उनके अधीनस्थ अंधेरे में खड़ी एक लंबी सैन्य हमर में लौट आए। ये गाड़ी खास तरह से मॉडिफाई की गई थी, जैसे एक स्टील का किला हो, यहाँ तक कि इसके चारों टायर भी बुलेट प्रूफ थे। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, ड्राइवर जो चुपचाप निगरानी कर रहा था, उसने इंजन चालू कर दिया। वो बड़ी सी गाड़ी बिना कोई तेज आवाज किए पार्किंग से बाहर निकली और हाईवे की ओर बढ़ गई। चमकदार चांदनी गाड़ी के अंदर फैल रही थी। बीच में असली चमड़े की सीट पर बैठे सावन अपने निजी विचारों में खोए हुए थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आ रही थी और वे पहले से ज्यादा थके हुए लग रहे थे। उनके सामने बैठे ग्रे रोब ने ये देखा तो हल्की सी सांस ली और समझाने लगे, मास्टर, इतना दुखी मत होइए। मिस बस जरा जिद्दी है। वो बाहर से जितनी ठंडी दिखती है, अंदर से उतनी ही भावुक और दयालु है। असल में मिस के दिल में आप परिवार जैसे ही है। मुझे पता है। सावन ने भी एक लंबी सांस ली और कहा, अगर जास्मिन मुझे परिवार ना मानती तो वो मुझसे इतनी नाराज भी नहीं होती। वो शेखावत फैमिली की परंपराओं को मानते हुए खुद आरव से शादी ना करती। तो फिर आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं, मास्टर? ग्रे रोब ने हैरानी से पूछा। सावन ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे पता है कि जास्मिन बस गुस्से में थी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ग्रैंडपा कहकर पुकारे और मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताए। मैंने उसकी दादी और उसकी माँ दोनों के साथ गलत किया है। मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं देती। तो फिर यंग मास्टर वीरेंद्र का क्या? वो तो अब पागल हो चुका है, ग्रे रोब ने धीमे से कहा। HMPH। सावन ने ठंडी सांस ली और उनकी आंखों में क्रूरता की झलक आ गई। मैंने उसे बहुत पहले से अपना बेटा मानना छोड़ दिया था। अगर वो जास्मिन का बाप ना होता तो अब तक मैं खुद ही उसे मार चुका होता। शेखावत फैमिली कभी भी किसी निकम्मे को नहीं पालती। ग्रे रोब चुप हो गया। वो जानता था कि मास्टर अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन जो परिवार की मर्यादा तोड़े उसे वे बिल्कुल माफ नहीं करते। सावन कुछ देर सोचते रहे, फिर अचानक बोले, ग्रे रोब, उस छोटी सी मुठभेड़ से तुम आरव की ताकत को कैसे आंकते हो? ग्रे रोब कांप उठे और दर्द भरी आवाज में बोले, समझ से परे। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जिससे मैं खुद को इतना लाचार महसूस करूं। अगर जान जोखिम में डालूं तो शायद थोड़ी देर रोक पाऊं, लेकिन हराना शायद तभी मुमकिन है जब पूरा ग्रुप ऑफ 8 मिलकर लड़े। सावन हल्का सा हंस दिए। अगर पूरा ग्रुप ऑफ 8 भी उसे हरा दे तब भी वो हमारी हार ही होगी, क्योंकि हम असल में उसे हरा ही नहीं पाएंगे, और वो तो और भी ताकतें रखता है। मास्टर, आपका मतलब? ग्रे रोब हैरान रह गए। मास्टर, क्या वो सीलिंग वाली बात सच हो सकती है? सावन ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। हर बार जब ट्रीटी ऑफ गॉड्स का जिक्र होता है तो लगता है जैसे कोई कल्पना हो, लेकिन अगर आरव की ताकत वाकई इतनी रहस्यमयी है तो हो सकता है ये ट्रीटी सच हो। पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं है जो अकेले ग्रुप ऑफ 8 से लड़ सके। तो फिर तो क्या वो सच में कोई राक्षस है? ग्रे रोब घबराकर बोले, अगर उसकी शक्ति सील होने से पहले ही ग्रुप ऑफ 8 जैसे योद्धा चाहिए, तो अगर वो पूरी तरह से सील खोल दे तो शायद हमें येलो फ्लेम आयरन ब्रिगेड का आधा हिस्सा लगाना पड़े उसे रोकने के लिए। इसीलिए तो उन्हें मॉन्स्टर्स कहा जाता है, और इसलिए ट्रीटी जैसी सीमाएं जरूरी है। सावन ने हल्की राहत की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, ट्रीटी को छोड़ भी दे तो भी आरव हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। भूल गए मेरा उससे क्या रिश्ता है? ग्रे रोब पहले तो चौंके, फिर खुशी से खिल उठे और हंसते हुए बोले, मास्टर तो सच में दूरदर्शी है। तो आज का पूरा प्लान पहले से सोच रखा था। मास्टर ने जानबूझकर मिस को तलाक के लिए कहा, क्योंकि आपको पता था मिस मानेंगी नहीं, और शेखावत फैमिली की परंपराएं भी उन्हें रोकती हैं। इसका मतलब आरव अब शेखावत फैमिली का दामाद बना रहेगा। ही, सावन हंसते हुए बोले, कुछ बातें अगर पहले से बता दी जाएं तो मजा नहीं आता। असल में मैं बस चाहता हूं कि ये दोनों साथ रहें। पिछले कुछ सालों से मैं छुपकर जास्मिन की सुरक्षा कर रहा था, लेकिन हर वक्त हर चीज को नहीं बचा सकता, और अब तो कई लोग हमारे शेखावत फैमिली और जास्मिन के रिश्ते को पहचानने लगे हैं, जिससे उसकी सुरक्षा और खतरे में पड़ गई है। आरव उसके साथ है तो जैसी पिछली कुछ घटनाएं हुई वो खुद ही सब संभाल लेगा। वैसे भी प्लूटो जो एक गॉड है, उसे कौन हरा सकता है? ग्रे रोब सहमति में सिर हिलाया और कहा, लेकिन अगर मिस और आरव को मास्टर की योजना का पता चल गया तो फिर चाहे कोई भी नाराज हो, हालात बिगड़ सकते हैं।
सावन गंभीर स्वर में बोले, अब ये सब जास्मिन और आरव पर निर्भर करता है, वो साथ कहाँ तक जाते हैं। अस्पताल के कमरे में आरव और जास्मिन एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहे। फिर जास्मिन ने नजरें फेर ली क्योंकि वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की लाली थी। उसने नाखुश दिखने का नाटक करते हुए कहा, तुम मुझे इस हालत में देखकर बहुत खुश हो ना? मेरा राज पता चल गया और अब मैं तुम्हें मजाक लग रही हूँ? आरव ने शर्माते हुए मुस्कुराया, थोड़ा, लेकिन बहुत नहीं। HMPH, निश्चिंत रहो। मैंने गुस्से में जो कहा था वो बस यूं ही था। मैं शेखावत फैमिली के बेकार नियम नहीं मानती। मैं कोई बेहया बनकर तुम्हें जबरन नहीं रोकूंगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, उसके बाद तुम रहो या जाओ, तुम्हारी मर्जी, जास्मिन ने ठंडे स्वर में कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। जाना या रहना? मेरी मर्जी। वाह, मैंने तो सोचा था कि मुझे जाना ही पड़ेगा। अब तो मैं रह भी सकता हूँ। जास्मिन को अपने शब्दों में गलती का एहसास हुआ और उसका चेहरा और लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मेरा मतलब था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं, मैं प्रभावित नहीं होती। आरव चुप रहा, बस उसे देखता रहा। इतने लंबे समय तक घूरने पर वो झुंझला गई। उसने आखिरकार सिर घुमा लिया और आरव को घूरते हुए कहा, मैंने कहा था मत देखो, सुनाई नहीं देता क्या? जानू, तुम बहुत खूबसूरत हो, आरव ने अचानक धीरे से कहा। जास्मिन का धड़कता दिल जैसे एक पल को रुक गया। वो तो सांस लेना तक भूल गई। उसकी आंखें सीधी आरव की आंखों में थीं, चमकती आंखों में थोड़ी घबराहट थी। कुछ पल बाद उसके गालों पर हल्के गड्ढे पड़े। उसने पलकें झपकाई और चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद आरव ने खुद बात शुरू की, असल में मैं आज रात तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। जास्मिन ने सिर झुकाए रखा। तुमने लॉयर विक्रम को भेजा जिससे मैं पुलिस स्टेशन से निकल सका, नहीं तो तुम्हारी बड़ी बहन उस काय नाम वाली देवी के हाथों में आज मर ही जाता। हाँ, आराध्या कोई राक्षसी नहीं है। अगर तुम कोई बुरा काम ना करते तो वो तुम्हें यूं ही क्यों सताती? जास्मिन ने शर्माते हुए सिर उठाया। चेहरा अब भी लाल था। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं पुलिस स्टेशन क्यों गया था? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। जास्मिन ने सिर हिलाया। मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं, जानकर बस मूड खराब होगा। अपने बालों को हल्के से छूते हुए जास्मिन ने गहरी सांस ली और उसका ठंडा चेहरा फिर से सामने आया। आरव, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? क्या? आरव थोड़ा चौंका क्योंकि वो कभी इतने गंभीर लहजे में बात नहीं करती थी। जास्मिन ने कहा, क्या तुम थोड़ा आम मर्दों की तरह बनने की कोशिश कर सकते हो? काम पर ध्यान दो, दिन भर की बेकार की चीजों में वक्त बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे खेलने फिरने के खिलाफ नहीं हूँ, यहाँ तक कि अगर तुम कभी कभी घर ना भी आओ तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस इतना चाहती हूँ कि घर का मर्द एक स्थिर करियर बनाए ताकि लगे कि वो कोई स्थायी और जिम्मेदार इंसान है। अगर तुम कुछ हासिल कर लो तो मैं तुम्हें CEO की कुर्सी भी दे सकती हूँ। तुम में काबिलियत है, ये तुम भी जानते हो, बस तुम उसे गंभीरता से नहीं लेते। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। मिस जास्मिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब किसी की पत्नी जैसी बातें करने लगी हो? क्या मतलब? जास्मिन ने भौहें चढ़ाई। तुम घर की चिंता करती हो, अपने आदमी पर भरोसा करने लगी हो, सहनशीलता सीख ली, उसके लिए योजना बनाना, प्रेरित करना, सब कुछ एक आदर्श पत्नी जैसी। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम तो सिर्फ पत्नी नहीं बनी हो बल्कि एक संघर्षशील पत्नी बन चुकी हो। जास्मिन थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने होंठ दबाते हुए कहा, इन फालतू बातों को छोड़ो, तुम वादा करोगे या नहीं? माफ करना, लेकिन नहीं, आरव ने सीधा जवाब दिया। मेरे पास कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे PR डिपार्टमेंट में अभी जैसा हूँ वैसा ही रहना पसंद है। अगर तुमने मुझे CEO बना भी दिया तो शायद कंपनी 3 दिन में बंद हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें खुश करना तो चाहता हूँ, मेरी प्यारी पत्नी, लेकिन जबरदस्ती खुद को नहीं बदल सकता। माफ करना। तुम? इतनी साफ मना सुनकर जास्मिन इतनी नाराज हुई कि उसके होंठ कांपने लगे। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, दफा हो जाओ, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। TCH कितनी जल्दी एनक्यूट हो गई। आरव मुस्कुराया। उसने बहस नहीं की और चुपचाप कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, जल्दी सो जाना। जास्मिन ने उसके पीछे एक तकिया फेंका, लेकिन अफसोस वो बस दरवाजे से टकरा गया। अगली सुबह आरव ऑफिस में लड़कियों के लिए नाश्ता लाए ही थे और कंप्यूटर गेमिंग का दिन शुरू करने वाले थे कि उनका फोन बजा। सुबह सुबह किसका फोन होगा? उन्होंने देखा तो चौंक गए। रोज बा से लिटिल पवन का फोन था। रोज का एक भरोसेमंद आदमी। अगर कुछ हुआ होता तो खुद रोज फोन करती, फिर अचानक लिटिल पवन का फोन क्यों? उन्होंने फोन उठाया और बाइट लेते हुए पूछा,
लिटिल पवन, इतनी सुबह क्या हुआ? दूसरी तरफ लिटिल पवन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बिग ब्रो आरव, बिग सिस वो। रोज, उसके साथ क्या हुआ? आरव को उसकी आवाज में दुख सुनाई दिया और वो तुरंत बेचैन हो गया। क्या रोज के साथ कुछ हुआ है? वो तेजी से रोज बार की तरफ गाड़ी दौड़ाता हुआ पहुंचा और एंट्रेंस पर जोर से ब्रेक लगाई, जिससे आसपास खड़े लोग चौंक उठे। आरव कार से उतरा और सीधा अंदर की ओर बढ़ गया। बार के अंदर अलग अलग तरह के कपड़ों में लोग बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे गंभीर थे। जैसे ही उन्होंने आरव को दरवाजे पर देखा, सभी खड़े हो गए और सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। ये सभी लोग रेड थॉर्न सोसाइटी से थे और रोज के सबसे भरोसेमंद लोग थे। ये लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि रोज और आरव के बीच रिश्ता कितना गहरा है, और ये भी जानते थे कि आरव ही असल में रेड थॉर्न सोसाइटी का छिपा हुआ नेता है। गोल मटोल चेहरे वाला लिटिल पवन रास्ते की निगरानी कर रहा था। जब उसने आरव को आते देखा तो उदास होकर बोला, बिग ब्रो आरव, बिग सिस अभी अभी सोई है, अब खतरे से बाहर है। आरव का मूड अब भी खराब था। रोज के सुरक्षित होने की खबर सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई राहत नहीं दिखी। उसने गंभीर आवाज में पूछा, लिटिल पवन, सच सच बताओ क्या हुआ था? रोज को गोली कैसे लग गई? लिटिल पवन ने खुद को दोष देते हुए कहा, हमारी सुरक्षा में चूक हो गई थी, हम बहुत लापरवाह हो गए थे। असल में पिछली रात रेड थॉर्न सोसाइटी ने वेस्ट यूनियन सोसाइटी के एक मजबूत अड्डे को अपने अधीन किया था। बॉस होने के नाते रोज खुद वहां उनकी निष्ठा स्वीकार करने गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन नेताओं में से एक ने आखिरी पल में अपना मन बदल लिया और अपनी जेब से छोटा पिस्टल निकालकर पास से ही रोज पर गोली चला दी। हालांकि रोज की फुर्ती जबरदस्त थी, लेकिन आरव की तरह वो गोलियों से बेखौफ नहीं थी। जैसे ही उसने खतरे को देखा, उसने बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो गोली जो उसके दिल की तरफ चलाई गई थी, उसके पेट में जा लगी। फिर वहां भगदड़ मच गई। रेड थॉर्न सोसाइटी के लोगों ने उस हमलावर को वहीं खत्म कर दिया। रोज ने गोली लगने के बावजूद खुद को संभाला और तुरंत वहां से निकल गई। कार तक पहुंचते पहुंचते वो दर्द और खून बहने के चलते अर्धचेतन अवस्था में पहुंच गई थी। लिटिल पवन की आंखें लाल थी। उसने दुखी होकर कहा, सच कहूं तो बिग सिस जैसे अनुभवी इंसान को तो उस हरामी के इरादों का पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो इन दिनों बहुत थकी हुई थी। रोज सिर्फ 4 घंटे की नींद, लगातार मीटिंग्स, प्लानिंग और हमें लेकर इलाके हड़पने जाना, उनका शरीर थक चुका था, इसलिए सही समय पर रिएक्ट नहीं कर पाई। ये सब हमारी गलती है बिग ब्रो, हम सिर्फ लड़ना जानते हैं, उनकी मदद नहीं कर सके। हर काम का बोझ उन्होंने खुद उठाया। आरव ने गहरी सांस ली और लिटिल पवन के कंधे पर हाथ रखा। कुछ बोले बिना सीधा रोज के कमरे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पहले से कहीं ज्यादा बॉडीगार्ड थे। ये साफ था कि रेड थॉर्न सोसाइटी के लोग बहुत घबराए हुए थे। आखिर रोज को खोने का मतलब होता उनका ब्रेन खो देना, जिससे पूरी सोसाइटी पल भर में ढह सकती थी। जब आरव कमरे में पहुंचा तो वहां की हवा जो पहले हमेशा महकती थी, अब उसमें डिसइंफेक्टेंट की गंध मिल चुकी थी, जो अजीब सा कॉम्बिनेशन बना रही थी। कमरे में इस वक्त एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी। आरव को हैरानी हुई क्योंकि वो प्रवीण की बहन सोनल थी, वही जिसे आरव ने खुद लाकर यहाँ रखा था। सोनल ने एक हल्की सी ब्लाउज पहन रखी थी, जिससे उसके उभरे हुए स्तन साफ नजर आ रहे थे। उसने टाइट्स पहने हुए थे जो उसके गठीले शरीर को उभार रहे थे। गांव से आई ये लड़की अब शहरी स्टाइल में ढल चुकी थी। वही सोनल अब पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी, बस उसकी मासूम आंखें अब भी वैसी ही थीं। सोनल के हाथ में पानी से भरा एक टब था जिसमें एक सफेद तौलिया पड़ा था। लगता था उसने अभी अभी रोज को साफ किया था। आरव को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बिग ब्रो आरव, बिग सिस्टर रोज, वो। मुझे पता है, आरव ने हल्की मुस्कान देकर कहा, चिंता मत करो, डॉक्टर आ चुका है। रोज एक बड़े बेड पर लेटी थी। बेड के पास ड्रिप लगाने वाला स्टैंड था, जिसमें 2 पैकेट धीरे धीरे इव ड्रिप कर रहे थे। रोज के लिए घर ही सबसे सुरक्षित जगह थी। वो कभी भी अस्पताल नहीं जाती, उसका इलाज यहीं किया जाता था। सोनल ने उदास होकर कहा, गोलियां निकाल दी गई है, लेकिन जख्म ठीक होने में समय लगेगा। वो मरते मरते बची। बिग सिस्टर रोज बहुत अच्छी है, मैं बस चाहती हूँ कि उन्हें कुछ ना हो। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तुम उनकी देखभाल कर रही हो, तो अब तुम्हें बिग सिस रोज की असली पहचान भी पता चल गई होगी। क्या तुम मुझे दोष दोगी कि मैं तुम्हें यहाँ ले आया? आई वोंट, सोनल ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे पता है कि बिग सिस रोज का जो भी अतीत रहा हो, वो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करती है। यहाँ सब लोग मेरी परवाह करते हैं, यहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। चिंता मत करो बिग ब्रो आरव,
मैं अपने भाई को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है वो भी समझ जाएगा। सोनल की बात सुनकर आरव को राहत महसूस हुई। लगता था रोज का उस पर भरोसा करना सही फैसला था। शायद सोनल उसके लिए सही पार्टनर, असिस्टेंट या शायद उत्तराधिकारी बन सकती थी। अब तुम बाहर जाओ, मैं यहां हूं तो काफी है, आरव ने मुस्कुराकर कहा। सोनल ने प्यारी सी मुस्कान दी और चुपचाप बाहर चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। आरव बेड के पास गया और झुककर रोज के चेहरे को देखने लगा। इस वक्त वो बेहद पीली लग रही थी, होंठ भी सूखे और फटे हुए थे। उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी टेढ़ी थीं, जैसे किसी बुरे सपने में हो या दर्द में। आरव को दिल से दुख हुआ। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ और धीरे धीरे सहलाने लगा। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन उसी से आरव का दिल और टूट गया। अचानक रोज की पलकें हिली और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन उसने आरव की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान देकर पूछा, क्या मैं बहुत बदसूरत लग रही हूं अभी? आरव बगल में बैठ गया और शांत लहजे में बोला, किसी ने कहा था, अगर कोई आदमी अपनी बीमार प्रेमिका को देखकर भी उससे प्यार करे तो वही सच्चा प्यार है, लेकिन अभी मुझे लगता है वो बात झूठ थी। मैं सच में बदसूरत लग रही हूं, है ना? रोज ने हल्की सी मायूस मुस्कान दी। आरव ने सिर हिलाया। मेरी प्यारी रोज, अगर बीमार होकर भी बेड पर पड़ी हो तब भी इतनी खूबसूरत लगती है कि कोई भी मर्द उसे चाहेगा। मुझ जैसे लंपट का तो सवाल ही नहीं। रोज जो दुखी थी अचानक हंस पड़ी, लेकिन तुरंत ही उसने दर्द से मुंह सिकोड़ लिया क्योंकि उसके जख्म पर खिंचाव आ गया था। हिलो मत, जख्म फट जाएगा तो और दिक्कत होगी, आरव ने जल्दी से कहा। रोज ने उदासी में कहा, गलती मेरी ही है, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। मैं सोचती रही कि मैं संभाल लूंगी, लेकिन जैसे ही उसने गन निकाली मुझे समझ आ गया कि मैं थक चुकी हूँ। पहले ऐसा नहीं होता। इतनी रिस्क मत लिया करो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, आरव ने सख्ती से कहा। रोज ने होंठ काटते हुए कहा, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम सब कुछ अकेले कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग कहें मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे ताकतवर बनी हूँ। मैं खुद भी तुम्हारे लिए कीमती बनना चाहती हूँ, बस एक सुंदर चेहरा नहीं रहना चाहती। रोज गुप्ता, आरव ने अचानक उसका पूरा नाम पुकारा और गुस्से में उसे देखा। रोज सहम गई। आरव का गुस्सा देखकर वो डर गई थी और कुछ कह नहीं पाए। मेरे लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए तुम अनमोल हो, तुम अनमोल हो। रोज की आंखें भर आई, आंसू उसके गालों से निकलकर तकिए को गीला करने लगे। उसके पूरे जिस्म में जैसे गर्मी दौड़ गई हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए, बस रोती रही। उसे अब समझ आया, उसने इतनी मेहनत किस लिए की थी, बस इस एक बात के लिए। आरव हल्के से मुस्कुराया, फिर साइड टेबल से 2 टिश्यू निकाले और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, क्यों रो रही हो? न मैंने तुम्हें डांटा, न मारा, बस दिल की बात कही। पता है, जब मुझे पता चला कि तुम्हें गोली लगी है तो जैसे मुंह में रखा हुआ बन अचानक गोली बन गया हो और मैंने उसे निगल लिया हो, तभी मुझे समझ आया कि ये चुड़ैल मेरे लिए कितनी अहम है। अब सुनो, आगे से तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर फिर कभी किसी बेवकूफी भरे कारण से गोली लगी तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखूंगा, जैसे कोई कैमरी। रोज ने मुंह बनाकर कहा, अब दोबारा नहीं करूंगी। आरव, जो अब भी उसके आंसू पोंछ रहा था, मुस्कुरा पड़ा। क्या मैंने जो कहा वो बहुत फिल्मी लगा? मैं तो यूं ही बोल गया, लेकिन यही सच है, मैं तुम्हें ऐसे ही महसूस करता हूँ। रोज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसे फिल्मी होते हो। कुछ देर बाद जब आंसू पोंछ दिए गए तो आरव थोड़ी देर सोचता रहा और फिर पूछा, डार्लिंग रोज, गोली कहाँ लगी थी ठीक से? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, तुम खुद ही देख लो। रोज का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। तुम अब भी मुझे बहका रही हो। आरव हंसा और धीरे से कंबल हटाने लगा। रोज ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी। सामने खड़ा व्यक्ति भले ही उसके सबसे करीब का इंसान था, लेकिन इस मामले में वह अभी भी थोड़ी संकोची थी। उसका हमेशा से मोहक अंदाज सिर्फ अपने मर्द को खुश करने के लिए होता था। इस वक्त रोज के पेट के ऊपर और सीने के नीचे का हिस्सा सफेद पट्टी से लिपटा हुआ था, जिसमें से भारतीय दवाइयों की महक आ रही थी जो उसके शरीर की भीनी खुशबू को ढक रही थी। आरव ने आंखें थोड़ी मिचकी, फिर बेडसाइड ड्रावर से एक नाजुक सी कैंची निकाली और पट्टी में थोड़ा सा अंदर डालकर कट लगाया। पट्टी ज्यादा टाइट नहीं थी, इसलिए कट लगते ही धीरे धीरे बिस्तर पर गिरने लगी और रोज की त्वचा दिखाई देने लगी। हबी, ये क्या कर रहे हो? रोज ने थोड़ा असहज होकर पूछा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और पट्टी को पूरी तरह काटकर धीरे से हटा दिया।
जैसे ही पट्टी हटी, उसकी गोली से घायल त्वचा नजर आने लगी। हालांकि दर्द हो रहा था, लेकिन रोज ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ आरव को अपनी बुरी तरह जख्मी जगह पर नजर गड़ाए देख रही थी। फिर उसने उदास नजरों से आरव की तरफ देखा। उसे डर था कि आरव को यह अच्छा नहीं लगेगा। आखिर कौन सा मर्द चाहेगा कि उसकी औरत के शरीर में एक अतिरिक्त छेद हो? सच कहें तो रोज के लिए जख्मी होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर ये गोली का घाव उसके पेट पर निशान छोड़ गया तो एक खूबसूरत और अपने शरीर को पसंद करने वाली लड़की के लिए ये स्वीकार करना मुश्किल था। आरव ने घाव की तरफ देखा, फिर नर्म सी नजर से रोज को देखा और उसे दिलासा देते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा सुंदर लड़का नहीं हूं जिसे खून देखकर डर लग जाए। मेरे लिए तो गोली के घाव एक सैनिक के पदक जैसे हैं। मुझे तो ये पसंद आएगा, नफरत नहीं। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, रोज ने धीमे से जवाब दिया और मुंह फेर लिया। आरव मुस्कुराया, फिर अचानक उसने अपने हाथ की पहली उंगली कैंची से काट दी। उसने बिना हिचकिचाए अपनी उंगली काट दी, जिससे लाल खून बहने लगा और रोज के जख्म पर टपकने लगा। रोज को जख्म पर खून पड़ने से एक ठंडा सा एहसास हुआ। वह हैरानी से मुड़ी और जो देखा उससे स्तब्ध रह गई। हबी, ये आप क्या? कुछ मत बोलो, हिलो मत, जो भी देखो या महसूस करो एकदम चुपचाप रहो, आरव ने सख्त लहजे में कहा। रोज ने आरव का गंभीर चेहरा देखकर कुछ नहीं कहा। वो बस उसकी उंगली से टपकते खून को अपने घाव पर गिरते हुए देखती रही। कुछ ही देर में रोज को अपने जख्म में गुदगुदी सी महसूस होने लगी, एक अजीब सा एहसास जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी त्वचा को भीतर से खींच रहा हो और वो खुद कुछ कर नहीं पा रही हो। दर्द धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी गर्माहट और सुन्नपन ने ले ली। लेकिन अगला नजारा तो उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। आरव की उंगली पर जो कट अभी कुछ सेकंड पहले हुआ था, वो खुद ब खुद भरने लगा था। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और फिर से उसी उंगली को काट डाला ताकि खून फिर से बह सके। वो अपनी उंगली के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वो उसका हिस्सा ही न हो। खून को लगातार बहाते रहने के लिए आरव बार बार अपनी उंगली को काटता रहा। हर बार जब वो ठीक होती, वो फिर से उसे काट देता। बार बार उसी घाव को तकलीफ देना, ये कितना दर्दनाक रहा होगा। रोज को आखिरकार समझ में आ गया कि आरव ने महसूस करने की बात क्यों कही थी। असल में सहना मुश्किल था, लेकिन उसकी अपनी त्वचा की गुदगुदी नहीं, बल्कि ये देखना कि आरव खुद को बार बार जख्मी कर रहा है ताकि उसका खून उसके जख्म पर गिरे। रोज को लगा जैसे वो कैंची उसकी उंगली नहीं बल्कि उसके दिल को चीर रही हो। लेकिन जब उसने देखा कि आरव पूरे ध्यान से अपना खून उसके जख्म पर टपका रहा है, तो वो जरा भी नहीं हिली। वो महसूस कर सकती थी कि उसकी आंखों के किनारे जो आंसू थम गए थे, वे फिर से बहने लगे थे। जैसे वो सालों का रोका हुआ दर्द अब निकल रहा था। क्या ये आदमी अपने खून से मुझे ठीक कर रहा है? करीब 7-8 मिनट बाद आरव की उंगली आखिरी बार फिर से भर गई। उसने देखा कि अब खून काफी बह चुका है, तो उसने कैंची नीचे रख दी और तौलिए से अपनी उंगली साफ की, जैसे उसे कोई चोट ही नहीं लगी थी। रोज बिस्तर पर चुपचाप लेटी उसे देख रही थी। पता नहीं कब उसके चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई थी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा कोमल लग रहा था। ठीक है, 10 मिनट आराम कर लो, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आरव मुस्कुराया। रोज जैसे अब होश में लौटी हो, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ये क्या हुआ? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत बुरी तरह घायल थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे घाव गायब हो गया हो। इतना मत सोचो, बस ये समझ लो कि मेरा खून किसी उन्नत दवाई जैसा है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, आरव ने थोड़ी दूर देखते हुए गंभीरता से कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे किसी अजूबे की तरह देखें, इसलिए इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछना, ठीक है? आरव के चेहरे पर दिखती उदासी देखकर रोज तुरंत चुप हो गई। उसने कभी आरव को इतनी गहराई से दुखी नहीं देखा था। आखिर इस आदमी के अंदर क्या राज छुपे थे? उसकी ताकत और आत्मविश्वास के पीछे कैसी स्याह दुनिया थी? तुम कोई अजीब चीज नहीं हो, रोज ने दृढ़ता से कहा। मेरे जख्म तुरंत भर जाते हैं, अगर मैं 10वीं मंजिल से गिर भी जाऊं तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। अगर ये अजीब नहीं है तो फिर क्या है? मैं कहती हूँ तुम अजीब नहीं हो, तो तुम अजीब नहीं हो। रोज ने अपना गर्म हाथ उसके हाथ पर रखा और जिद्दी अंदाज में बोली। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ अजीब बन जाऊंगी, पगली। ऐसे गर्म और सुकून भरे पल हमेशा बहुत जल्दी बीत जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोज के कमरे में प्यार भरे चुंबनों और स्पर्शों के बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। रोज के सबसे भरोसेमंद लोग ही इस दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत करते थे। अंदर आओ, रोज ने थोड़ा सुस्त अंदाज में कहा।
दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर आया लिटिल पवन। गोल मटोल चेहरे वाला ये लड़का गंभीर दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रोज बिस्तर पर सफेद पायजामा में बैठी है और बिल्कुल ठीक लग रही है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तो मुस्कुरा भी रही थी। बिग सिस, आप ये कैसे? लिटिल पवन हकलाया। क्या हुआ? मेरी तेज रिकवरी तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिटिल पवन ने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो रोज अभी तक बेहोश थी और इलाज के बाद भी ठीक नहीं लग रही थी, वो अचानक इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। उसने आरव की तरफ देखा जो एक तरफ उबासी ले रहा था, और सोच में पड़ गया, ये कोई चमत्कार था क्या? लेकिन मिस्टर आरव तो कोई डॉक्टर नहीं है और न ही डोराएमोन, तो फिर रोज को अचानक ठीक कैसे कर दिया? कारण जो भी हो, रोज का चमत्कारी रूप से ठीक हो जाना देखकर लिटिल पवन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उनका सहारा वापस आ गया था। बिग सिस, अच्छा हुआ आप उठ गई, वरना हम सब नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। बार में कोई आपसे मिलने आया है। कौन? आपके पिताजी, वेस्ट यूनियन सोसाइटी के चेयरमैन गौतम। उन्होंने कई बड़े सदस्यों को भी साथ लाया है। कह रहे हैं कि आपको देखने आए हैं। रोज की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने आरव की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत चेहरा लिए बैठा था। रोज ने सिर हिलाया और कहा, लिटिल पवन, तुम पहले जाओ और उन्हें अच्छे से बिठाओ। ध्यान रखना कि हमारे लोग कोई भी बेवकूफी ना करें और किसी तरह की लड़ाई ना हो। मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है बिग सिस। लिटिल पवन थोड़ी देर झिझका, फिर पूछा, लेकिन आप सच में ठीक है ना? तुम खुद ही देख लोगे। लिटिल पवन के जाते ही रोज ने शर्मा कर आरव की तरफ देखा। हबी, अब तुम बाहर जाओ, मुझे नहाना है। मैं बाहर पहरा दूंगा, आरव ने बड़ी संजीदगी से कहा। रोज ने उसकी तरफ आंखें घुमा दी। अब तो उसे आरव की बदमाशियों की आदत हो गई थी। जब उसे अंदाजा हो गया कि उसे आज कोई मीठा फल नहीं मिलने वाला, तो वह बेमन से कमरे से बाहर निकल गया और बार के लाउंज की तरफ चला गया। जैसे ही वो लाउंज में पहुंचा, उसे वहां का माहौल कुछ भारी सा महसूस हुआ। इस वक्त बार में काफी लोग बैठे थे, हर तरफ करीब 20-30 लोग, और उनके चेहरे पर या तो बुरा इरादा था या फिर घमंडी मुस्कान। एक तरफ लिटिल पवन और रेड थॉर्न्स सोसाइटी के कई युवा सदस्य थे। रेड थॉर्न्स सोसाइटी नई बनी थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके अधिकतर सदस्य युवा थे, इसी वजह से वे वेस्ट यूनियन सोसाइटी के लोगों से बिना डरे आमने सामने हो रहे थे, लेकिन उनमें अनुभव और चालाकी की कमी थी। दूसरी ओर वेस्ट यूनियन सोसाइटी के लोग थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे रोज के पिता गौतम गुप्ता। रोज का चेहरा गौतम गुप्ता से नहीं मिलता था। गौतम की शक्ल औसत थी। उसने सफेद फूलों वाली शर्ट और एक सिल्वर रोलेक्स लिमिटेड एडिशन घड़ी पहन रखी थी। वह किसी शहर के बड़े अफसर जैसा दिखता था, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं। गौतम गुप्ता इस वक्त काले सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसके हाथ में मिट्टी का चाय का प्याला था, जिससे वह आराम से चाय पी रहा था। उसके सामने बैठे थे कई बड़े लोग जो अलग अलग कब्डों में थे। उनमें से एक था गौरव, जिसे आरव अच्छी तरह जानता था। लेकिन जब गौरव ने आरव को आते देखा, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन वेस्ट यूनियन सोसाइटी के बड़े लोग बेहद शांत और बेपरवाह थे। उनके चेहरे पर कोई गंभीरता नहीं थी। साफ था कि अनुभव और ताकत के मामले में वेस्ट यूनियन सोसाइटी के लोग इन बच्चों से कहीं ऊपर थे। आरव ने गौतम गुप्ता को अब पहली बार सामने से देखा था। वैसे ये उसका ससुर भी था, लेकिन चूंकि रोज का उससे मनमुटाव हो चुका था, इसलिए आरव को अच्छे दामाद का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिटिल पवन, ऐसे क्या देख रहा है? इधर आ, मुझे एक ब्लडी मेरी बना दे। आरव ने उंगली हिलाते हुए कहा, जैसे उसे किसी का डर नहीं हो। उसे इन सब लोगों के सामने शान दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस एक ड्रिंक चाहिए थी जब तक रोज आए। लिटिल पवन को इस माहौल में थोड़ी झिझक हुई, लेकिन आरव का कहा टालने की हिम्मत नहीं हुई। वो तुरंत उठकर उसके लिए ड्रिंक बनाने लगा। इस नज़ारे को देखकर लाउंज में मौजूद सब लोगों की नजरें आरव पर टिक गईं। वेस्ट यूनियन सोसाइटी के एक नेता, जो मुंह में पाइप दबाए हुए था, ने भौं उठाए। उसका चेहरा पतला था और वह बाकी लोगों में सबसे जवान लग रहा था। उसने पाइप बाहर निकाली और आरव की ओर इशारा करके मुस्कुराते हुए पूछा, साले, तू वही चिकना है जिसे वो रंडी रखती है? जैसे ही वो बातें खत्म हुई, रेड थॉर्न्स सोसाइटी के लोग गुस्से से भर उठे। उनमें से कई जानते थे कि इस आदमी और उनकी लीडर के बीच कुछ खास रिश्ता है। वे आरव को ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन रोज का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वेस्ट यूनियन सोसाइटी के कई लोगों ने अपनी जैकेट में हाथ डाले। साफ था कि वो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे।
आरव ने नाखुश होते हुए हाथ उठाया और इन जोशीले युवाओं को शांत होने का इशारा किया। क्या करने जा रहे हो? पहले मूंछें आ जाने दो, फिर लड़ाई की सोचो। बैठो सब। फिर आरव ने मुड़कर स्मोकिंग पाइप वाले आदमी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इतनी जानकारी है, इसका मतलब तुम भी मेरी तरह ही हो। फर्क बस इतना है कि तुमने चेयरमैन गौतम जैसे आदमी की रखेल बनना चुना और मैंने एक खूबसूरत औरत की। हमारी पसंद अलग है, तुम ज्यादा हैवी टेस्ट वाले निकले। स्मोकिंग पाइप वाला आदमी गुस्से में नहीं आया, बस नाक से एक ठंडी हंसी निकाली और बोला, बड़ी तेज जुबान है, कम से कम हिम्मत तो है। बस ये जानना है कि और मामलों में भी कुछ हो या नहीं, क्या उस रंडी को संतुष्ट कर पाते हो? स्मोक ब्रो, इस चिकने लौंडे से बहस करने की जरूरत नहीं है। वेस्ट यूनियन सोसाइटी का एक मोटा सा लीडर नीच हंसी के साथ बोला, हम यहाँ लड़ाई के लिए नहीं, मिस रोज से मिलने आए हैं। वैसे भी ये लॉन्डो इतना कमजोर लगता है, शायद मिस रोज को संतुष्ट कर ही नहीं सकता, तो ऐसे सवाल पूछना फालतू है। अब तो रेड थॉर्न्स सोसाइटी के एक युवा लीडर से सहन नहीं हुआ। उसने अपनी कमर से एक अमेरिकन कोल्ट रिवॉल्वर निकाली और गुस्से से चेहरा लाल करते हुए उस मोटे आदमी पर चिल्लाया, ओ मोटे, हिम्मत है तो फिर से कहकर दिखा। एक पल में माहौल गर्मा गया। अरे छोटे, इतनी जल्दी क्यों बौखला रहे हो? स्मोक ब्रो ने हंसी उड़ाते हुए हाथ उठाया। स्वाइप स्वाइप स्वाइप। वेस्ट यूनियन सोसाइटी के 20 से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ काले चमचमाते हथियार निकाल लिए, सब ब्राउनिंग पिस्तौलें। ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 100 मीटर तक मार कर सकती थी और किसी भी साधारण रिवॉल्वर से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। आरव ने ये सब देखा और आंखें सिकोड़ ली। साफ था कि सीधी लड़ाई में रेड थॉर्न्स सोसाइटी की हार तय थी। हथियारों के मामले में बहुत पीछे थे। गौतम गुप्ता के पास ताकतवर हथियार थे और ये गैप यूं ही नहीं भर सकता था। ये था वेस्ट यूनियन सोसाइटी की सालों की मेहनत का नतीजा। अगर इन्हें हराना है तो पहले इनकी दौलत की जड़ पर वार करना होगा। हालांकि रेड थॉर्न्स सोसाइटी के लोग नौजवान थे और उनमें जोश भी था, लेकिन बेवकूफ नहीं थे। उन्हें समझ आ गया कि हालात उनके पक्ष में नहीं है। वेस्ट यूनियन सोसाइटी तैयारी के साथ आया था और उनके लोग एक से बढ़कर एक थे। वहीं रेड थॉर्न्स सोसाइटी के लोग तो बस रोज की हालत देखने आए थे, ज्यादा लोग भी नहीं लाए थे। ऐसे में उन खूंखार गुंडों से क्या मुकाबला करते जो बिना झिझक गोली चला सकते थे? लेकिन खुद की जगह पर दबना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें गुस्सा निगलना पड़ा और मन ही मन घुटन महसूस हुई। आरव ने लिटिल पवन द्वारा तैयार की गई कॉकटेल उठाई और उसे लिटिल स्मोक ब्रो की ओर हिलाया। हंसते हुए बोला, वैसे मोटे ने कहा कि तुम्हारा नाम लिटिल कैस्ट्रेशन, लिटिल स्मोक ब्रो है। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? स्मोक ब्रो ने घमंड से अपने पाइप की राख झाड़ी। आरव हंस पड़ा, तुम्हारा सरनेम शायद अहुजा है ना? क्यों? स्मोकिंग पाइप वाला सोचते हुए बोला, क्योंकि तुम एम्प्रेस डावाजर सिक्सी के दरबार में काम करने वाले महल प्रबंधक ली लियानिंग के वंशज लगते हो, वरना कोई खुद को कस्ट्रेशन क्यों कहेगा? ऊपर से लिटिल भी जोड़ दिया। वैसे अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो खुद को लिटिल पिजन भी कह सकते हो, आरव ने मजे से कहा। स्मोक ब्रो का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो जहरीली हंसी के साथ बोला, तेरी जुबान बहुत गंदी है। लगता है तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मेरे आदमियों में से किसी एक ने ट्रिगर दबा दिया तो तेरा सिर छेदों से भर जाएगा, और अगर एक गोली नीचे की तरफ चली तो तू खुद कस्ट्रेटेड हो जाएगा। आरव ने आराम से कॉकटेल की चुस्की ली, होंठ चाटते हुए बोला, इतना उतावले क्यों हो रहे हो? अगर कोई मसला है तो बात कर लेते हैं। वैसे भी तुम जैसे आदमी जो चेयरमैन गौतम के पाले हुए हो, अगर सच में कस्ट्रेटेड हो भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा वो हिस्सा तो वैसे भी बेकार ही है। हर कोई समझ गया कि आरव का इशारा कितना जहरीला था। उसने सिर्फ स्मोक ब्रो को नहीं बल्कि गौतम गुप्ता को भी निशाने पर ले लिया था। स्मोक ब्रो ने आंखें सिकोड़ ली और मोटा आदमी जो पहले बोल रहा था, उसने गौतम गुप्ता की ओर देखकर घिनौनी मुस्कान दी, मानो इशारा चाह रहा हो कि हमला शुरू कर दे। रेड थॉर्न्स सोसाइटी के लोग जोर से हंसे, पर साथ ही आरव के लिए चिंता भी जताए, क्योंकि वेस्ट यूनियन सोसाइटी के लोग वाकई उसे पल भर में छलनी कर सकते थे। गौतम गुप्ता को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना कोट ठीक किया और फिर हंसी में डूबी नजरों से आरव की ओर देखा, जैसे वो किसी जोकर को देख रहा हो। नौजवान, क्यों खुद को मुसीबत में डालते हो? इंसान को ये समझना चाहिए कि जब वो किसी के रहमोकरम पर होता है तो सिर झुकाना पड़ता है। तुम अभी मेरे भाइयों को अपमानित कर रहे हो, जो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। गौतम गुप्ता की नजरों से आरव को नफरत हो गई। उसी पल उसने तय कर लिया कि ये आदमी उसकी ब्लैकलिस्ट में गया। मैं तो शुरू से ही सोच रहा था, आरव ने कहा। तुम्हें अपने भाइयों द्वारा अपनी बेटी का अपमान सुनकर गुस्सा क्यों नहीं आया? उल्टा जब उन्हें अपमानित किया गया
तब तुमने बोला, क्या तुम्हारे लिए वेस्ट यूनियन सोसाइटी के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता? गौतम गुप्ता जोर से हंसा, जैसे ये सबसे बड़ा मजाक हो। तू वाकई बहुत मासूम है, एक प्यारा भोला बच्चा। मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। आरव ने सीधा जवाब दिया, मैं ना मासूम हूं ना भोला। तो क्या? मैं जो चाहूंगा कहूंगा, कोई नहीं रोक सकता। तू तो बिल्कुल नहीं। गौतम गुप्ता का चेहरा अब शेर जैसा तीखा हो गया। रोज मेरी बेटी है, लेकिन इससे क्या कि बेटी दुश्मन नहीं बन सकती? आरव की भौहें सिकुड़ गईं। ये बात तो खुद में ही विरोधाभासी है। बिल्कुल भी नहीं। गौतम गुप्ता ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें याद है कोई 10 साल पहले की बात, जब अमेरिका ने साउथ ईस्ट एशिया में भारत का एम्बेसी बम से उड़ा दिया था? कुछ कुछ सुना है, लेकिन तब मैं छोटा था, आरव ने कहा। तब भारत इतना ताकतवर नहीं था। अमेरिका ने इसे गलती कहकर टाल दिया। बाद में उनका राष्ट्रपति आकर दुख जताता है। बस यही है असली दुनिया। फायदे और रिश्ते दो अलग बातें हैं। आरव समझ गया कि रोज को उसके आदमियों ने चोट पहुंचाई, पर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो बस मिलने आया है। आरव ने सिर हिला दिया। अब समझ आया कि असल में मासूम कौन है। तुम खुद को अमेरिका समझते हो क्या? जो भी हो, तुम तो भारत नहीं हो, गौतम गुप्ता ने ताना मारा। स्मोक ब्रो ये बातें समझ नहीं पाया और झुंझला कर बोला, बॉस इजाजत दो, अभी गोली मार दूंगी से। पर उससे पहले ही गौरव, जो अब तक चुप था, अचानक पीछे खड़े आदमी से बंदूक छीनकर चिल्लाया, इस लौंडे की जिंदगी से मैं ही निपटता हूं। उसने बंदूक का सेफ्टी लॉक हटाया और सीधा आरव की तरफ निशाना लगा दिया। बार का माहौल पल में तनावपूर्ण हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि गौरव इतनी जल्दी भड़क जाएगा। रुको, गौतम गुप्ता ने उसी पल आवाज दी और शांत लहजे में बोला, टाइगर, तेरी वफादारी मैं जानता हूँ, लेकिन अभी गोली चलाने का वक्त नहीं है। हम यहाँ मिलने आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं। बट बॉस, गौरव घबरा गया। मेरे हुक्म को मानो, गौतम गुप्ता ने सख्ती से कहा। गौरव को मजबूरन बंदूक लौटानी पड़ी और वो बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी आरव को घूर रही थीं। आरव के चेहरे पर कोई फर्क नहीं था, लेकिन उसके दिल में खुशी थी। गौरव की एक्टिंग तो ऑस्कर के काबिल थी। गौतम गुप्ता ने कहा, हम यहाँ रोज से मिलने आए हैं, उसकी हालत देखने। लड़ाई होती तो बार पर बम फेंकना ज्यादा मेरे स्टाइल में होता, लेकिन अगर उससे मिलना नहीं हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। सबका शरीर तन गया। गौतम कभी मजाक नहीं करता, पर वो घायल रोज को बाहर नहीं आने दे सकते थे। रेड थॉर्न्स सोसाइटी के लोग खुद ब खुद उसके कमरे की तरफ के रास्ते में खड़े हो गए। किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो अपनी जान तक देने को तैयार थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, रास्ता मत रोको। सभी ने चौंक कर देखा। रोज खुद सामने खड़ी थी। उसने बैंगनी लेस वाली ब्लाउज, 3/4 टाइट्स और सफेद बेल्ट पहना था। बाल थोड़े गीले थे, लगता था अभी नहाकर निकली है। चेहरे पर हल्की लाली, आंखों में चमक और बेहद आकर्षक लग रही थी। बिग सिस, आप ठीक हो? रेड थॉर्न्स सोसाइटी के लोग तो अवाक रह गए। रोज को तो गोली लगी थी, फिर ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? वेस्ट यूनियन सोसाइटी के कई लीडर्स भी हैरानी से खड़े हो गए। उन्हें तो पक्की जानकारी थी कि रोज को पेट में गोली लगी है और शायद वो कोमा में है। फिर ये कैसे सामने खड़ी है, वो भी बिल्कुल ठीक? गौतम गुप्ता की आंखों में कई भाव एक साथ उभरे। अंत में उसने रोज की आंखों में देखा। बाप बेटी की ये जोड़ी, जो अब दुश्मन बन चुकी थी, एक दूसरे को ऐसे देख रही थी जैसे बरसों बाद मिल रहे हो, और माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। तुम पतली हो गई हो, गौतम गुप्ता ने कहा। उसकी आंखों में थोड़ी नरमी थी। ज्यादा नहीं, बस ठीक ठाक, रोज ने फीकी आवाज में जवाब दिया। सबको ये देखकर हैरानी हो रही थी कि ये अंडरवर्ल्ड की बाप बेटी की जोड़ी, जो सालों से एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी, अब अचानक इतनी शांति से, इतने अपनापन से एक दूसरे से बात कर रही है। गौतम गुप्ता आखिर कैसे इतने सुकून से अपनी बेटी की शक्ल सूरत की तारीफ कर सकता है? गौतम गुप्ता ने रोज के नाजुक चेहरे की तरफ देखा, लंबी सांस ली और कहा, तुम अब अपनी माँ जैसी दिखने लगी हो, बिल्कुल वैसी जैसी वो जवानी में हुआ करती थी। मुझे याद नहीं, रोज ने बेरुखी से कहा। याद नहीं होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे जन्म के बाद वो हमें छोड़कर चली गई थी। देखो ना, माँ बेटी दोनों ही मुझसे बेवफा निकली। एक मुझे छोड़ गई तुम्हारे पैदा होने के बाद, और दूसरी मुझे छोड़ गई जब बड़ी हुई। गौतम गुप्ता ने अफसोस जताया। असल वजह तुम हो, हम नहीं, क्योंकि तुम दोनों मुझे समझ ही नहीं पाई। रोज का चेहरा शांत लेकिन सख्त था। क्या सिर्फ ये सब कहने आए हो? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मानो या न मानो, तुम्हारे शरीर का आधा खून मुझसे ही आया है। इसे तुम चाहकर भी नहीं जुठला सकती। गौतम गुप्ता थोड़ा मुस्कुराया,
चाहे जितनी भी ताकतवर और जिद्दी बन जाओ, तुम्हारा नाम हमेशा गुप्ता रहेगा, रोज गुप्ता। रोज ने अपनी मुट्ठी भींची, फिर ढीली छोड़ दी। तुम बूढ़े हो गए हो और अब बकवास ज्यादा करते हो। हाँ हाँ, गौतम गुप्ता जोर से हंसा। सही कह रही हो, अब उम्र हो गई है, बालों में सफेदी बढ़ती जा रही है, लेकिन तुम्हारे जैसी बेटी है तो बुढ़ापे में अकेलापन नहीं रहेगा। तुम अकेले ही रहोगे, रोज ने ठंडे स्वर में कहा। ये तो वक्त बताएगा। गौतम गुप्ता ने रोज की ओर एक अजीब निगाह से देखा। तुम्हारी गोली की चोट कैसी है? रोज ने ठहाका मारा। शुक्रिया फिक्र जताने के लिए, तुम्हारे आदमी ठीक से गोली भी नहीं चला पाते। अच्छा है कि गंभीर चोट नहीं आए, वरना अफसोस होता। लेकिन अब चूंकि तुम ठीक हो तो अगले हफ्ते के समारोह में हिस्सा ले सकोगी। गौतम गुप्ता बोला। चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगी। रोज ने कहा, अगर तुम्हारी बातें पूरी हो गई हैं तो अब जा सकते हो। उसी वक्त रेड फॉन सोसाइटी के एक युवा सदस्य का फोन आया। उसने कुछ देर बात की, फिर घबराकर रोज के पास आया और कान में कुछ फुसफुसाया। रोज का चेहरा एकदम बदल गया। उसने गौतम गुप्ता के घमंडी चेहरे की तरफ तीखी नजर डाली और बोली, तुम्हारी चालाकी और मौके का फायदा उठाने की समझ मुझसे भी ज्यादा है। हाँ हाँ, उम्र के साथ आदमी आराम पसंद हो जाता है। तुमसे सीधा लड़ने से अच्छा है कि खाली वक्त में अपना इलाका वापस ले लूं। गौतम गुप्ता मुस्कुराया। अब तो अच्छा हो गया, तुमसे छीने गए तीनों इलाकों को बिना एक भी आदमी गंवाए वापस ले लिया। चाहो तो फिर से छीनने की कोशिश कर लो, मैं ज्यादा सुरक्षा नहीं लगाऊंगा, ये सच है। इतना कहकर गौतम गुप्ता ने हाथ हिलाया और वेस्ट यूनियन सोसाइटी के सारे लोग खड़े हो गए। कुछ लोग तो बेहिचक हंसते हुए उसके साथ रोज बाग के दरवाजे की ओर बढ़ गए। रेड फॉन सोसाइटी के कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने रोज को चिंतित देखा तो सब उसके पास आकर पूछने लगे कि हुआ क्या। रोज ने उन्हें संक्षेप में बताया और सबके चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। असल में रोज के घायल होने और रेड फॉन सोसाइटी में फैली अफरा तफरी का फायदा उठाकर गौतम गुप्ता ने भारी संख्या में अपने आदमी भेजकर वे तीनों इलाके वापस अपने कब्जे में ले लिए जो पहले रोज ने उनसे छीने थे। आरव, जो ये सब बार काउंटर से देख रहा था, उसने अपना तीसरा कॉकटेल ग्लास खत्म किया, कुछ शराबी डकार ली और स्टूल से उठकर रोज के पास आया। उसने सबके सामने रोज को गले लगाया और उसकी पीठ पर प्यार से थपकी दी। चेहरा मत बिगाड़ो, ये सब अगले हफ्ते के समारोह के बाद खत्म हो जाएगा। रोज ने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उसके सिगरेट और शराब की मिली जुली महक को महसूस करते हुए राहत की सांस ली और हल्का सा सिर हिलाया। रेड फॉन सोसाइटी के सभी युवा सदस्य चौंके, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपनी बॉस को इस तरह किसी की बाहों में झुके देखना उनके लिए नया अनुभव था, लेकिन सबने मन ही मन इस जोड़ी को दुआ दी। बार से बाहर निकलते समय आरव ने घड़ी देखी, दोपहर बीत चुका था। पेट में भूख महसूस हुई, लेकिन ऑफिस लौटने की जल्दी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि आरुषि एक बार उसे जिस रेस्तरां में ले गई थी, वहां का खाना बढ़िया था और जगह भी पास ही थी, तो वो अकेले ही वहां चला गया। रेस्तरां में पहुंचा तो वेटर उसे दीवार के पास रखी 2 लोगों की टेबल तक ले गया। अकेला होने की वजह से आरव ने ड्रिंक ऑर्डर करने की जहमत नहीं ली, बस एक मीट डिश, एक सब्जी और सूप बस का ऑर्डर दिया। खाना खाकर कंपनी जाकर दोपहर की नींद लेने की सोच बनाए। लेकिन खाने से पहले मुख्य दरवाजे से एक ग्रुप अंदर आया, जिसे देखकर आरव चौंक गया। ये तो आहूजा फैमिली था, जिनसे उसे मिले काफी समय हो गया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि ओल्ड भुवन, रिंकल और आहूजा आंटी के साथ हितेश भी था। हाल में ऑफिस और अस्पताल के कामों में व्यस्त रहने की वजह से आरव ने रिंकल से कोई संपर्क नहीं किया था और रिंकल ने भी उससे संपर्क नहीं किया। काफी वक्त बाद मिलने पर आरव ने देखा कि रिंकल पहले से ज्यादा थकी सी लग रही थी। उसने सफेद सादा ड्रेस पहनी थी, भूरे रंग का बैग लिया हुआ था और बालों को पोनीटेल में बांधा था। अब वो कॉलेज की मासूम लड़की नहीं, बल्कि एक परिपक्व और सशक्त शहर की शिक्षिका लग रही थी, आत्मविश्वासी, लेकिन अब भी उतनी ही आकर्षक। रिंकल अपनी मां को सहारा देकर चल रही थी और ओल्ड भुवन हितेश के साथ हंसते बतियाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज हितेश ने एक कसा हुआ काला सूट पहना था, लाल टाई लगाई थी, बालों में जेल लगा हुआ था और चेहरा भी ठीक ठाक दिख रहा था। ओल्ड भुवन के साथ वो बड़े गर्मजोशी से बात कर रहा था। वेट्रेस जब उन्हें टेबल पर ले जा रही थी, तभी ओल्ड भुवन की नजर आरव पर पड़ी, जो दीवार के पास अकेला बैठा था। अरे लिटिल आरव, तुम भी यहाँ। ओल्ड भुवन अब भी आरव को पसंद करता था, इसलिए उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी। रिंकल, आहूजा आंटी और हितेश ने भी एक साथ आरव की तरफ देखा। आहूजा आंटी के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई, जबकि रिंकल थोड़ी घबरा गई।
हितेश ने भौहें चढ़ाई, फिर हल्की घमंडी मुस्कान दी। बस यूं ही निकल रहा था, सोचा यही खा लूं, फिर ऑफिस जाना है। सोचा नहीं था कि यहाँ आप सबसे मुलाकात हो जाएगी। आरव ने ऐसे कहा जैसे हितेश को देखा ही ना हो। क्यों न साथ बैठो, अकेले खाने का क्या मजा, हम सब मिलकर खाने बैठते हैं, बहुत दिन हो गए साथ में खाना खाए, ओल्ड भुवन ने सुझाव दिया। आहूजा आंटी तुरंत खफा हो गई, फिर रिंकल को खींचते हुए बोली, लिटिल आरव को तो अभी ऑफिस जाना है और हम लोग यहाँ रिंकल और हितेश की एक जरूरी बात करने आए हैं, इसमें बहुत वक्त लगेगा, तुम अगर कभी पीना चाहो तो उसे अलग से बुला लेना। रिंकल और हितेश की जरूरी बात। आरव चौंका, उसने रिंकल की तरफ देखा, पहले तो उसके चेहरे पर हल्की शर्म आई, फिर चेहरा फीका पड़ गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया, जिससे आरव उसके मन की बात नहीं समझ पाया। उसका मन थोड़ा भारी हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बीच रिंकल और हितेश एक कपल बन गए हो? हाँ ब्रदर, आरव से भले मेरी बस एक ही बार मुलाकात हुई हो, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बैठे, मगर आज हम लोग कुछ खास बात करने आए हैं, इसलिए डर है कि कहीं आपको ऑफिस से देर न हो जाए। अंकल, क्यों ना आप ब्रदर आरव को अगली बार खाने के लिए बुलाएं, हितेश ने शालीनता दिखाते हुए कहा। ओल्ड भुवन, जो अब उम्र के साथ अपनी बेटी पर निर्भर हो गया था और अब जब शिक्षा विभाग के चीफ का बेटा उसके साथ अच्छी तरह पेश आ रहा था, तो उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने सोचा, आरव को परिवार की बातों में घसीटना ठीक नहीं होगा, तो बोला, ठीक है लिटिल आरव, आज नहीं हो पाएगा, अगली बार मैं जरूर तुम्हें दावत दूंगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी निकलने वाला था, आप लोग आराम से बात करें। देखा, लिटिल आरव समझदार लड़का है, आहूजा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। हितेश ने एक तीखी नजर से आरव की तरफ देखा, अब उसे लग रहा था कि उस दिन स्वर्गीय राज्य के टीवी में जो बेइज्जती हुई थी, आज उसका बदला मिल गया है। उसने मन ही मन सोचा, BMW चलाते हो तो क्या, लड़की तो अब मेरी है। उसकी नजर अब भी रिंकल पर टिकी थी, जो चुपचाप खड़ी थी, एक सुंदर लेकिन खामोश फूल की तरह। आहूजा आंटी के कहने पर चारों लोग वेट्रेस के साथ अंदर की बुक की हुई रूम में चले गए और आरव वहीं अकेला रह गया। वैसे भी वो शुरू से ही अकेला था। रिंकल ने एक बार भी उसकी तरफ सीधे नहीं देखा और इस बात ने आरव को भीतर से उदास कर दिया। असल में आरव जानता था, जास्मिन जैसी पत्नी और रोज जैसी प्रेमिका के रहते हुए उसे रिंकल जैसी मासूम लड़की की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। पहले जास्मिन उसके साथ बस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जुड़ी थी, इसीलिए वो उसे ठंडी रहती थी, लेकिन अब दोनों साथ में बहुत कुछ झेल चुके हैं। आरव भी अब जास्मिन और उसके परिवार को बेहतर समझने लगा है और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुका है। ऊपर से दोनों के बीच अब वो सब हो चुका था जो एक शादीशुदा जोड़े के बीच होता है, इसलिए अब ये शादी और भी मजबूत हो गई है। अब आरव जास्मिन से अलग नहीं हो सकता और वो चाहता भी नहीं। इसलिए अगर रिंकल की शादी कहीं और हो जाती है तो शायद वही उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन सामने हितेश है, यही बात आरव को खल रही थी। ओल्ड भुवन और उसकी बीवी जैसे गरीब परिवार के माँ बाप अपनी बेटी की शादी अमीर घर में करना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन हो सकता है कि इसी फैसले से रिंकल की जिंदगी बर्बाद हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद भी आरव को कोई हल नहीं सूझा। वो किसी के पारिवारिक मामले में जबरदस्ती दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि अभी कुछ नहीं कहेगा, सही वक्त आने पर देखा जाएगा। उधर ओल्ड भुवन और उसकी बीवी धीरे धीरे रूम की तरफ जा रहे थे। दोनों इतने धीमे बात कर रहे थे कि बच्चों को कुछ सुनाई न दे। ओल्ड भुवन को आरव से यूं बेरुखी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोला, लिटिल आरव ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उसके साथ इतनी ठंडी तरह से पेश आए, ये ठीक नहीं ना? आहूजा आंटी ने आंखें तररी, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर हम इस डिपार्टमेंट हेड के बेटे को हाथ से जाने देंगे तो रिंकल का भविष्य तबाह हो जाएगा। क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? ओल्ड भुवन ने हितेश को देखा, जो रिंकल के साथ आगे चल रहा था और उससे कुछ हंसी ठिठोली कर रहा था। रिंकल ने बस हल्की सी बनावटी मुस्कान दी थी। बच्चों की बातों में समझदारी कहाँ चलती है। ओल्ड भुवन के सिर में दर्द होने लगा और उसने मन ही मन लंबी सांस भरी। पल भर में ही वीकेंड फिर आ गया। जास्मिन को अस्पताल में भर्ती हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। आरव को लगा कि वक्त कितनी जल्दी बीत गया। कल उसे जास्मिन को अस्पताल से लेने जाना था। सुबह सुबह नेहा ने शानदार नाश्ता तैयार कर दिया था। वो जानती थी कि आरव की भूख ज्यादा होती है, इसलिए हर चीज का एक हिस्सा ज्यादा बना देती थी। उसने टीवी भी पहले से चला दिया था और आरव के पसंदीदा न्यूज चैनल पर सेट कर दिया था। वो बेहद ध्यान रखने वाली थी।
शुरुआत में आरव को ये सब लाड़ प्यार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में उसे समझ आ गया कि अगर वो नेहा को ऐसा करने से रोकेगा तो उन्हें बहुत अजीब और बेचैनी महसूस होगी। आखिर में उसने उन्हें उनकी मर्जी से करने देना ही बेहतर समझा। यंग मास्टर, मिस कल सुबह घर लौटेगी, क्यों न कुछ फूल खरीद लीजिए ताकि माहौल थोड़ा खुशनुमा लगे। मुझे लगता है मिस को अच्छा लगेगा, नेहा ने खुश होकर सुझाव दिया। आरव ने दलिया निगला, ओट का स्टीम्ड बन चबाया और बड़बड़ाया, फूल? किस तरह के फूल? कार्नेशंस, नेहा ने कहा, लेकिन अगर यंग मास्टर गुलाब ले आते हैं तो मुझे लगता है मिस को वो भी अच्छे लगेंगे। उसे ये तो नहीं पता था कि फूलों की भाषा में कार्नेशंस का क्या मतलब होता है, लेकिन इतना जरूर जानता था कि लाल गुलाब का क्या मतलब होता है। उसने मुस्कुराकर कहा, नेहा, जास्मिन के स्वभाव को देखो, अगर मैं उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लाऊं तो वो यही सोचेगी कि मैं पैसे फिजूल उड़ा रहा हूं। यंग मास्टर, नेहा ने अनुभव से भरे चेहरे के साथ समझाया, हर औरत को फूल पसंद होते हैं। मिस बाहर से चाहे जताए ना, लेकिन अंदर से उन्हें खुशी जरूर होगी। मैंने मिस को बचपन से देखा है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। आरव को ये बात सही लगी, लेकिन फिर भी उसे बीवी के लिए फूल खरीदना कुछ अजीब लगा। फिर भी उसने तय किया कि कल अस्पताल जाने से पहले कुछ फूल ले लेगा। लाल गुलाब नहीं, वो ज्यादा नाटकीय लगते, कार्नेशंस ही सही रहेंगे। तभी डोरबेल बजी। इतनी सुबह कौन आ गया? आरव भले ही ड्रैगन गार्डन में ज्यादा समय से नहीं रह रहा था, लेकिन उसे नेहा से पता चला था कि जास्मिन की कुछ करीबी सहेलियां ही कभी कभी आती थी, क्योंकि वो खुद भी ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। इस वजह से ज्यादा लोग इस विला के बारे में जानते भी नहीं थे। नेहा जल्दी से दरवाजे की ओर गई और वेबकैम मॉनिटर पर देखा। वो भी बहुत उत्सुक थी कि इतनी सुबह कौन आया है। दरवाजा खोला। सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। लड़की की उम्र 17-18 साल की लग रही थी। उसने पिंक हेयरबैंड लगाया था, चेहरा बहुत प्यारा और आंखों में मासूम चमक थी। उसने हल्का पीला टी शर्ट और सफेद कार्टून डिजाइन वाले शॉर्ट्स पहने थे। उसके लंबे गोरे पैर और बेहतरीन फिगर उसे उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व दिखा रहे थे, जबकि चेहरा अब भी बच्चों जैसा मासूम था। लड़के ने काले चश्मे और सूट पहन रखे थे। वो साफ तौर पर कोई बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था, चेहरा सख्त और हाव भाव चौकस। आरव ने देखा और तुरंत भौहें सिकोड़ ली। ये तो वही हान्या थी जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था, और उसके साथ वही बेवकूफ बॉडीगार्ड लिटिल सक्षम भाई भी था। जिस दिन वंशराज सेक्ट ने हमला किया था, हान्या उस दिन उसी में फंस गई थी। बाद में येलो फ्लेम आयरन ब्रिगेड की फ्लावर रेन ने उसे घर भिजवा दिया था, और आरव ने आगे उससे संपर्क नहीं किया। उसे लगा था कि बात खत्म हो गई है और हान्या सबक सीखकर उससे दूर ही रहेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये लड़की इतनी सुबह उसके दरवाजे पर आ धमकेगी। हान्या ने साफ दिखा दिया कि उसने उसे माफ नहीं किया है, और ये भी पता कर लिया कि वो कहाँ रहता है। हेलो मिस, आप किससे मिलना चाहती हैं? नेहा ने शालीनता से पूछा। इतनी प्यारी लड़की को देखकर कोई भी नर्म पड़ जाता। हान्या ने मीठी सी मुस्कान दी। आंटी, मैं आरव से मिलने आई हूँ। हमारे यंग मास्टर से। नेहा और भी ज्यादा हैरान हो गई। उन्हें लगा कि शायद ये लड़की उसकी कोई जान पहचान वाली होगी, लेकिन कभी उन्होंने उसे मिस्ट्रेस के तौर पर नहीं सोचा, क्योंकि वो बहुत छोटी लग रही थी। हान्या ने जैसे ही सुना कि नेहा उसे यंग मास्टर कह रही है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा। आरव डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। अंकल, हान्या ने खुश होकर हाथ हिलाया। आरव को एकदम से लगा कि वो मुंह छुपा ले जमीन में। ये छोटी शैतान आखिर पीछा क्यों नहीं छोड़ती, पर कम से कम वो उससे प्यार से पेश आ रही थी। ऐसे इंसान को मारा तो नहीं जा सकता। मजबूरी में वो उठकर दरवाजे की तरफ गया। इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो? हान्या ने होंठ फुलाए और भी प्यारी लगने लगी। पिछली बार जब हम मिले थे तो मैं डर के मारे मर ही गई थी। आपने एक कॉल तक नहीं किया मुझे दिलासा देने के लिए। इतने दिन हो गए। मैंने अगर खुद आपको ढूंढा तो क्या गलत किया? मैं तुम्हारा बाप थोड़े ही हूँ जो तुम्हें इतना ध्यान दूं, और वैसे भी तुम्हें कोई नुकसान मैंने तो पहुंचाया नहीं। वो मुंह में आधा बंद दबाए बड़बड़ाया। हान्या का चेहरा उदास हो गया, जैसे अभी रो देगी। नेहा का दिल भर आया और वो बोली, यंग मास्टर, ये लड़की इतनी प्यारी है, ऐसा मत कहिए। देखिए तो रोने ही वाली है। रोना? पिछली बार जब ये अपनी पौष से मेरी BMW में घुसने वाली थी, तब तो मैंने कोई आंसू नहीं देखे। आरव ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अरे, हमारी मिस खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं। ये तो आपकी किस्मत है, थोड़ी इज्जत से बात करो, लिटिल सक्षम भाई ने गुस्से से कहा। आरव को उसकी कोई परवाह नहीं थी। हान्या को ऐसे मासूम सा देखकर उसका मन खराब हो गया। उसका अच्छा खासा वीकेंड मूड खराब हो चुका था।
उसने लंबी सांस ली। अच्छा ठीक है, रोनी सूरत मत बनाओ, बताओ क्यों आई हो? हान्या ने नाक सुरखते हुए कहा, मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पापा मुझसे मिलना चाहते हैं? आरव को समझ नहीं आया। अरे मैं तो शादीशुदा हूँ, क्या वो मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं? हान्या शर्मा गई और सिर हिलाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, आपने उस दिन मेरी जान बचाई थी, उसी का शुक्रिया अदा करना है पापा को, लेकिन वो बिजी थे, इसलिए अब आपको मिलने बुलाया है। आरव ने नाक सिकोड़कर कहा, तुम्हारे पापा मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मुझे ही क्यों जाना चाहिए उनसे मिलने? वो खुद क्यों नहीं आते? क्योंकि हान्या चुप हो गई। आरव की बात में दम था। लिटिल सक्षम भाई अकड़ते हुए बोला, अपने आप को ज्यादा समझो मत, हमारे मास्टर से मिलना सबकी किस्मत में नहीं होता। आरव ने ठंडेपन से कहा, माफ करना, मैं किस्मत वाला जरूर हूँ, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आज मेरा छुट्टी का दिन है, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब आप लोग जाएं और दोबारा यहाँ मत आना। लिटिल सक्षम भाई गुस्से से लाल हो गया। तमीज से बात करो, एक बार किस्मत से मिस की जान बचा ली और खुद को भगवान समझने लगे। हमारे मास्टर बड़े दिल वाले हैं, वरना तुम कौन होते हो? आरव ने ऊब कर कहा, जाओ अब, मुझे नाश्ता खत्म करना है। हान्या ने जैसे ही देखा कि आरव दरवाजा बंद करने वाला है, उसने दौड़कर उसकी कमर पकड़ ली और बोली, अंकल ऐसा मत करो, मेरे पापा सच में आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आ सकते। तो क्या? आरव ने उसकी लाचारी देखी और ज्यादा सख्त नहीं हो पाया। अंकल प्लीज आप चलिए ना, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपसे मैं खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे सबसे फेवरेट अंकल हो। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, इतनी मासूम और दर्द भरी नजरें किसी का भी दिल पिघला सकती थी। आरव को दो चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, मासूम लड़की की आंखों से आंसू, और दूसरी अभी तक नहीं सोची। क्या तुम नाटक कर रही हो? तुम तो किसी चट्टान के किनारे पड़ी ओस में भीगी सफेद फूल जैसी लग रही हो, ये तुम्हारे जैसे नहीं लग रहा। आरव ने सिर खुजाया। हान्या और भी मासूम बन गई, जैसे अभी गुलाबी मोती जैसा लड्डू बन जाएगी। अंकल अगर आप नहीं चले तो पापा सोचेंगे मैंने कुछ गलत किया है, वो मेरा पॉकेट मनी बंद कर देंगे, घर में अकेली बंद कर देंगे। नेहा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरव को हल्का धक्का देते हुए कहा, यंग मास्टर, ये बच्ची इतनी मासूम है, एक बार चल ही लीजिए, वैसे भी कोई जरूरी काम तो है नहीं। नेहा की बात सुनकर आरव और मना नहीं कर पाया। ठीक है चलूंगा, अब वो उदासी भरी शक्ल बंद करो। हान्या का चेहरा अचानक खिल गया। वो आरव की बाह में लिपट गई और मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था आप सबसे अच्छे हो अंकल, मुझे पता था आप जरूर चलोगे। अभी जो मासूम सी दिख रही थी, अचानक एकदम चंचल बन गई। ये तो पूरी की पूरी शैतानी परी है। आरव को महसूस हुआ कि उसकी साधना कमजोर पड़ चुकी है, एक बच्ची ने ही उसे घुमा दिया। क्या नाटक है ये? आरव दूसरों के साथ सच्चाई से पेश आ सकता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, पहले सामने वाला उसका सम्मान करे। हान्या ने देखा कि आरव का मूड अचानक खराब हो गया है, तो वो घबरा गई। उसने हल्की सी माफी वाली मुस्कान के साथ कहा, अंकल गुस्सा मत होइए, ये मेरे पापा का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड है, जशवंत। जशवंत अंकल हमेशा से ऐसे ही हैं, वो जानबूझकर आपको अपमानित नहीं कर रहे हैं। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? तुम अपने आंसू बहाकर मुझे यहाँ खींच लाए हो। मुझे किसी के इशारों पर नाचने का शौक नहीं है। अगर मुझे ऐसे रवैये से ट्रीट किया जाएगा तो मुझे शक होने लगेगा कि तुम्हारे पापा मुझे अपने स्टडी रूम में ले जाकर पीटना चाहते हैं। हान्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि ये अंकल दिखने में भले ही नर्म हो, लेकिन अगर नाराज हो जाए तो किसी की परवाह नहीं करते। उसने समझाने की कोशिश की, अंकल आप चिंता मत करो, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो सच में आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आरव अब भी वहीं खड़ा था, उसकी चाल में कोई बदलाव नहीं था। उसने कहा, अगर किसी को थैंक यू बोलने का तरीका यही होता है कि एक बर्फ के टुकड़े जैसे आदमी को भेजकर मुझे ऐसे बुलाया जाए, तो तुम्हारे पापा का स्टाइल बड़ा अजीब है। तभी जशवंत सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचा और देखा कि आरव अभी तक पीछे नहीं आया है। उसके चेहरे पर खींच साफ नजर आई। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमसे ऊपर चलने को कहा था, यहाँ खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो? आरव ने उसे एक नजर देखा और कहा, जाओ अपने मास्टर से कहो कि खुद नीचे आए, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। और फिर पास ही के एक सोफे पर जाकर बैठ गया। वहां मौजूद सभी लोगों के दिल में गुस्सा उभर आया। उन्हें आरव का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिर्फ हान्या चिंता में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
वो आरव को समझाना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं वो उस पर गुस्सा न हो जाए। जशवंत के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई और वो फिर से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। हान्या से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे डर था कि जशवंत कहीं आरव पर जबरदस्ती न करे। उसे जशवंत की ताकत का पता था। वो तुरंत उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा, जशवंत अंकल, गुस्सा मत हो, अंकल थोड़ा जिद्दी है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। जशवंत ने सनकरी आंखों से देखा, मिस, मास्टर आपके पापा है और ये आदमी आपके पापा के बारे में बदतमीजी से बोल रहा है, क्या आप उसकी तरफदारी कर रही हैं? हान्या ने एक मजबूर और कड़वी मुस्कान दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अंकल बस जरा जिद्दी है। जशवंत ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे लिए जो भी मास्टर का अपमान करता है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर उसने बेहद नरमी से हान्या को पीछे हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि हान्या चाहकर भी विरोध नहीं कर सकती थी। आरव इस पूरी सीन को देख रहा था और उसके मन में हान्या के लिए थोड़ी सकारात्मक भावना आई। लग रहा था कि वो वाकई उसे दोस्त मानती है। लेकिन जशवंत जैसा पत्थरदिल इंसान आरव के लिए कोई मायने नहीं रखता था। आरव को किसी बात का घमंड नहीं था, लेकिन उसे इस बात से चिढ़ थी कि जिसका उसने कोई नुकसान नहीं किया बल्कि मदद की, उसी के लोग अब उसे आदेश दे रहे थे। वो भारत में आराम से जीने आया था, जलील होने नहीं। जशवंत आगे बढ़ा और ताना मारते हुए बोला, मिस की थोड़ी सी मदद कर दी तो खुद को कोई महान समझने लगे हो, लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया है। फिर वही रवैया, वही हाव भाव। आरव ने आंखें बंद की और हाथ हिलाकर उसे जाने को कहा, मुझे किसी बॉडीगार्ड से बात करने में दिलचस्पी नहीं है, अपने मास्टर से कहो कि खुद नीचे आए, नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। जशवंत का चेहरा स्याह पड़ गया। उसके भीतर छिपा हिंसक स्वभाव अब जाहिर होने लगा। उसकी मुठियां चटकने लगी और मांसपेशियां फूली हुई नजर आने लगी। दुर्भाग्य से तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि अब तुम यहां से लेटे हुए ही जा पाओगे। तभी सीढ़ियों से एक भारी और सौम्य आवाज आए, जशवंत, अपनी ड्यूटी मत भूलो। सफेद शर्ट, सूट की पैंट और सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी नीचे आया। उसके हाव भाव बेहद सभ्य और अनुशासित थे। उसके चलने के अंदाज से लग रहा था कि वो कई वर्षों से ऊंचे पद पर है। उसकी चाल ढाल में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। हान्या दौड़कर उसके पास गई और चैन की सांस ली। शायद उसने समझ लिया था कि वो जशवंत को नहीं रोक पाएगी, इसलिए ऊपर जाकर पापा को ही नीचे ले आए। उस आदमी ने बाकी बॉडीगार्ड्स को हटने का इशारा किया और हान्या को ऊपर भेज दिया। हान्या जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पिता के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकी। उसने आरव की ओर देखा और चुपचाप ऊपर चली गई। जशवंत भी आदेश का पालन करते हुए एक कोने में खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों से अब भी नफरत टपक रही थी। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अगर जशवंत ने आपको डराया हो तो माफ कीजिए, उसकी तबीयत जरा गर्म है, कृपया बैठिए, मिस्टर आरव। आरव ने सोफे की ओर इशारा किया, मुझे डर नहीं लगा, बस वो बंदा ज्यादा परेशान करता है। और हाँ, मैं पहले ही बैठ चुका हूँ, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं थी। उस आदमी का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव उसकी विनम्रता को यूं ठुकरा देगा। उसने खुद को संभाला और फिर कहा, मिस्टर आरव, आप मुझे पहचानते होंगे, मैं हान्या का पिता हूँ। आरव हंस पड़ा, क्यों, क्या मुझे पहचानना जरूरी है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी बेटी के बार बार कहने पर आया हूँ। पहली बार मिल रहे हैं तो पहचानने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा नाम विहान बासु है, उसने इशारे में पहचान बताई। उसे यकीन था कि आरव उसे जानता है। आरव ने पूरी मासूमियत से कहा, विहान, क्या आप गायक हैं या अभिनेता? कोई सेलिब्रिटी है क्या? आपने कुछ गाया या एक्टिंग की है? हाँ, विहान ने 2 बार खांसने का नाटक किया। उसे पूरा यकीन था कि आरव जानबूझकर अनजान बन रहा है। फिर भी मुस्कुराकर कहा, मैं सरकार में काम करता हूँ। सूरत सिटी की सरकार? आरव ने पूछा। विहान के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। उसे लगा उसकी पहचान अब याद आ गई है। हाँ, मैं सूरत सिटी की सरकार में हूँ, विहान। आरव ने सिर हिलाया। मैं तो आमतौर पर सिर्फ पूरे भारत की खबरें देखता हूँ। वहां तो सिर्फ प्रधानमंत्री या मंत्री जैसे लोग आते हैं, इसलिए तुम्हें टीवी पर कभी देखा ही नहीं। तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम शहर की सरकार में हो तो मैं कोई पहेली नहीं समझता। मुझे लगा था कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा। अब समझ आया, तुम्हारा पद बहुत छोटा है। पद बहुत छोटा है। विहान को तो जैसे खून का घूंट पीना पड़ा। उसने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर आरव मजाक बहुत अच्छा करते हैं। मैं खुद को देश के मंत्रियों से नहीं तुलना करता, लेकिन सूरत की इस जमीन पर मैं 2 साल से म्यूनिसिपल पार्टी कमेटी का सेक्रेटरी हूँ।
मेरी उम्र में इस पद तक पहुंचना किस्मत की बात है। मिस्टर आरव ने मुझे जरूर कहीं देखा होगा, बस याद नहीं आ रहा होगा। आरव समझ गया कि ये आदमी चाहता है कि उसे हर कोई पहचाने। नेता लोग वाकई अलग किस्म के होते हैं। आरव को इसमें झगड़ा नहीं करना था, तो उसने औपचारिकता से मुस्कुराकर कहा, ओह, तो आप म्यूनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी हैं। बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी, बहुत दिनों से। विहान का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ, लेकिन उसके मन में झेप भी थी। अभी तो पहचानते नहीं थे, और अब बहुत दिनों से मिलने की इच्छा। लेकिन वो अनुभवी नेता था। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, मिस्टर आरव को अपने घर बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं आपके घर आता और मीडिया को पता चलता तो बड़ी परेशानी होती। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझेंगे। आरव ने आंखें घुमाकर कहा, अगर नहीं बुलाते तो मैं और भी चैन से रहता। विहान को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि आरव उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। इतने सालों में सबने उसके सामने झुककर बात की थी, लेकिन ये आदमी उसे नजरअंदाज कर रहा था। फिर भी उसने कहा, हान्या मेरी इकलौती बेटी है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं टूट ही जाता। शुक्र है आपने उसे बचा लिया। इसके लिए शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आरव को उसकी बात अजीब लगी। क्या मतलब, शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ? सीधा सीधा शुक्रिया कह दो ना। बेटी तुम्हारी थी, मेरी नहीं। विहान तो बस औपचारिकता निभा रहा था। आमतौर पर कोई और होता तो कहता, सेक्रेटरी विहान, आप बहुत विनम्र हैं। लेकिन आरव कोई साधारण आदमी नहीं था। जशवंत गुस्से में आगे बढ़ा और उंगली दिखाकर बोला, बदतमीजी मत करो। जशवंत, वापस जाओ, विहान ने तेज आवाज में कहा। जशवंत ने नाक से सर्द आवाज निकाली, लेकिन पीछे हट गया। आरव ने एक नजर से उसे देखा। अगर वो आदमी एक सेकंड भी देर करता तो उसकी हथेली जशवंत के चेहरे पर पड़ चुकी होती। अब विहान की मुस्कुराहट गायब थी। उसने सिर झुकाकर कुछ सोचा और फिर कहा, मिस्टर आरव, आप मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप हद पार न करें। तच, आपकी बातों से लग रहा है जैसे मैंने आपके परिवार का कुछ उधार खा लिया हो। आरव हंसा, मुझे आपका धन्यवाद सुनना चाहिए। ये जिम्मेदारी तो मेरी थी ही नहीं। विहान का चेहरा अब और भी सख्त हो गया। ज्यादा घमंड ठीक नहीं, कभी कभी आग से खेलना भारी पड़ता है। अब उसकी जुबान पर असली भाव आ गए थे। वो सेक्रेटरी था और आरव एक कंपनी में पब्लिक रिलेशंस का बंदा। आसमान जमीन का फर्क। आरव ने कंधे उचकाकर कहा, सच बोल रहा हूँ। तुम चाहे म्यूनिसिपल सेक्रेटरी हो या रोड स्वीपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ आया क्योंकि तुम्हारी बेटी को मना नहीं कर सका। अब अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। मुझे दोपहर का खाना भी खाना है। विहान की आंखों में एक चमक आई। अगर ऐसी बात है तो मैं भी सीधा कह देता हूँ, मिस्टर आरव, मुझे आपके बारे में कुछ शक है। शक? आरव ने होंठ टेढ़े करके कहा, मेरी पहचान में शक जैसी क्या बात है? जब तुम्हें मेरा एड्रेस पता है तो जाहिर है कि मेरी हिस्ट्री भी पता कर ली होगी। सब कुछ साफ साफ लिखा है। बात खत्म। ईमानदार लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन अक्सर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी की दी गई पहचान की जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। विहान की नजरें तलवार जैसी तेज थीं और उनकी सख्ती में वो अनुभव झलक रहा था जो उन्होंने ऊंचे ओहदों तक पहुंचते हुए पाया था। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा तो सेक्रेटरी विहान के हिसाब से मैं किस तरह का आदमी हूँ? विहान ने कहा, मुझे एक बात खटकती है। हर बार जब मेरी बेटी तुम्हारे साथ होती है तभी कुछ न कुछ बुरा क्यों हो जाता है? पहली बार कार एक्सीडेंट और दूसरी बार किसी अज्ञात पार्टी का हमला। दोनों बार तुम वहां मौजूद थे। इन बातों का मतलब साफ था। वो ये इशारा कर रहे थे कि शायद ये हमले आरव से जुड़े हैं, या हो सकता है कि उन्हीं ने ये सब रचाया हो। मकसद, हान्या का भरोसा जीतकर कोई बड़ा वार करना। आरव जानता था कि हान्या पर हमला कपिलेश ग्रुप का किया धरा था। आखिर देवांश कपिलेश नाम के उस खूबसूरत आदमी ने खुद ये बात मानी थी। लेकिन आरव इतना मूर्ख नहीं था कि बेवजह उसे सब बता देता। जितनी कम बातें खुद से जुड़े उतना अच्छा। इसलिए उसने अनजान बनने का नाटक किया। ये सब मैंने नहीं किया। आरव ने बेबस होकर हाथ उठाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये तुमने ना किया हो, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा? विहान ने व्यंग्य से कहा। आरव थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर बोला, मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, और सच कहूं तो मुझे वो जुटाने की जरूरत भी नहीं लगती। तुम्हें अपने ऊपर लगे शक को साफ नहीं करना, या फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है? विहान ने दबाव डालते हुए पूछा। आरव जोर से हंसा। सेक्रेटरी विहान, लगता है आपने एक संभावना को नजरअंदाज कर दिया है। क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आरव ने सोफे पर हाथ पटका और मुस्कुराते हुए बोला, मैं बेगुनाह हूं या तुम मुझे शक की निगाह से देख रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो शक करो, चाहो तो भरोसा, मुझे कोई परवाह नहीं। और अगर ये मान भी ले कि सब मैंने किया, तो भी तुम कर क्या लोगे, क्या कर सकते हो? विहान को किसी ने आज तक इतनी बेशर्मी से नहीं जवाब दिया था। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनकी हैसियत, रुतबे और इज्जत को रौंद रहा हो। एक पल को तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। कुछ पल चुप रहने के बाद विहान ने गंभीर आवाज में कहा, आरव, क्या तुम्हें पता है कि जवानी में घमंड करना कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है? ये इस पर निर्भर करता है कि मैं किसके सामने घमंड कर रहा हूँ, और घमंडी हूँ या नहीं, ये किसी छोटे अफसर से बात करके तय नहीं करना चाहता। आरव ने छोटे शब्द को खींचते हुए कहा, तुम मेरी सहनशीलता की हदें पार कर रहे हो। विहान की आवाज भारी हो गई, आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। आरव का चेहरा अचानक सख्त हो गया। बदतमीजी की शुरुआत तुमने की थी। मैं कभी बेवजह झगड़ा नहीं करता। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता? तुम्हारे ऊपर लगे शक तुम्हें सालों तक जेल में डाल सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं और मेरी बेटी को सुकून दे सकता हूं, विहान ने विश्वास से कहा। लेकिन वो गलत थे। आरव आराम से मुस्कुराया, धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ, अंगड़ाई ली और फिर उंगली से इशारा करके बोला, सेक्रेटरी विहान, तुम्हारा रवैया देखकर लगता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। पता नहीं तुम म्यूनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी कैसे बन गए, लेकिन जिस आलीशान बंगले में रह रहे हो, उससे साफ है कि तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक सेक्रेटरी की नहीं हो सकती। देश की सरकार इतनी अमीर नहीं है। पर तुम्हारी असली पहचान जो भी हो, मैं ये साफ कह सकता हूँ, आज मैं सूरत में हूँ और आगे भी यहीं रहूंगा, चाहे तुम रहो या नहीं। फिलहाल मैं घर जाना चाहता हूँ, लंच करना है और नहीं चाहता कि मेरे परिवार वाले मेरी चिंता करें। तो तुम जो करना चाहते हो कर डालो। और हाँ, तुम मुझसे क्या कर सकते हो, मुझे देखने में मजा आएगा। ये कहकर आरव बिना मुड़े सीधे बाहर की ओर बढ़ गया, टैक्सी बुलाने की सोचते हुए। विहान के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, सीने में गुस्से से सांसें चढ़ने लगी। गहरे स्वर में बोले, तुम्हें जल्द ही समझ आएगा कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। जशवंत, इसे रोक लो। कोने में खड़ा जशवंत तो कब से इंतजार में था। आरव का बेखौफ रवैया और बदतमीजी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कई बार उसका मन हुआ कि आरव का चेहरा तोड़ दे, लेकिन बिना आदेश कुछ कर नहीं सकता था। अब जब आदेश मिल चुका था, तो जैसे उसमें कोई जंगली जानवर घुस गया हो। वो सीधा आरव के सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हाथ तुड़वाना पसंद करोगे या पैर? जो कहोगे मैं पूरा कर दूंगा, जशवंत ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। आरव शांत था, सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ भी तुड़वाना पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सब कुछ तोड़ सकता हूँ। मरने की इच्छा है क्या? गुस्से से तमतमाया हुआ जशवंत चिल्लाया और उसने दाहिनी टांग उठाकर जोरदार किक मारी। उसके पैर में जबरदस्त ताकत थी। हवा में शोर करता हुआ उसका पैर जब आरव के कंधे तक पहुंचा, तभी आरव ने हल्का सा शरीर पीछे किया और बाल बाल बचा। जशवंत रुका नहीं, उसके पैर लगातार जैसे स्प्रिंग से उछल रहे हो, एक के बाद एक हमला करता गया। हवा में उसकी टांगों की परछाइयां बनती और गायब होती रही, लेकिन आरव बस अपने पैरों से हल्की हल्की चाल बदलता रहा और हर हमले को बहुत आराम से चकमा देता रहा। 40-50 लगातार किक के बाद जब जशवंत थककर रुका, तो उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि उसके इतने जबरदस्त हमलों में से एक भी आरव को छू तक नहीं सका। आरव वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा, मुश्किल से 2 मीटर की रेंज में ही इधर उधर हिला था और अब भी मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी ये किक किसी प्राचीन स्प्रिंग किक तकनीक से ली हुई लगती है, सीधी और तगड़ी, लेकिन अफसोस तुम्हारी स्पीड और ताकत दोनों में ही बहुत कमी है। तुम शायद स्पेशल फोर्सेस के एलीट हो और तुम्हारी उम्र के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन है, आरव ने टिप्पणी की। जशवंत ही नहीं, पास खड़े विहान भी हैरान रह गए। उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। जशवंत एक बार एक फर्जी केस में फंसे हुए स्पेशल फोर्सेस के जवान को उन्होंने बचाया था, तभी से वो उनके साथ था। अब तक जिसने भी उनसे पंगा लिया, जशवंत ने उसे धूल चटाई, लेकिन आज ये हाल। लेकिन ये आरव का अपमान करने का सही वक्त था, वरना उनकी साख पर आंच आती। वो चिल्लाए, बाहर जो भी खड़े हैं, अंदर आओ और इस घमंडी लड़के को सबक सिखाओ। कुछ ही पलों में दर्जन भर बॉडीगार्ड अंदर आ गए और आरव को चारों तरफ से घेर लिया। इन सबकी आंखों में गुस्सा था। इनमें से कुछ पहले भी आरव से पिट चुके थे, लिटिल सक्षम भाई और उसके साथी। अब जब सबने एक साथ हमला किया, तो आरव को भी गुस्सा आ गया। पहले वो सिर्फ हान्या की खातिर चुप था, लेकिन अब जब हर कोई उस पर जानलेवा वार करने लगा, तो उसे भी जवाब देना पड़ा।
अचानक ही आरव ने हाथ बढ़ाकर सबके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। पट पट पट। कुछ बॉडीगार्ड्स तो सीधा थप्पड़ खाकर बेहोश होकर गिर गए। आरव की चाल बहुत अजीब और तेज थी। वो जशवंत की राउंड हाउस किक से बचता गया और एक के बाद एक सबके गाल लाल करता गया। इतने में जशवंत ने 100 से ज्यादा किक मार डाली, लेकिन एक भी असर नहीं हुआ। अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने जोर से चीखते हुए आरव की कमर पर पूरी ताकत से किक मारी, लेकिन आरव ने ये वार नहीं टाला। उसने एक हाथ से उस किक को पकड़ लिया। धड़ाम। जशवंत के चेहरे पर अविश्वास था। उसकी ताकतवर किक एक हाथ से रोक ली गई थी। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी ताकत कम है। अब जब आ ही गए हो तो चलो ये टांग ही तोड़ देता हूं। आरव जैसे खुद से बड़बड़ा रहा हो। उसने हाथ थोड़ा सा मरोड़ा। जशवंत के टांग की हड्डियां तुरंत जगह से हट गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहता रहा। उसका पैर अब जैसे मरोड़ कर लॉलीपॉप बना दिया गया हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ घायल बॉडीगार्ड्स की कराहें सुनाई दे रही थीं। विहान का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। आखिर ये लड़का है कौन? आरव ने उसकी ओर देखकर कहा, सेक्रेटरी विहान, दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मार सकता हूं। मुझे तुम्हारी बेटी की जरूरत नहीं। और हाँ, अगर तुम सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं तो मैं तुम्हें भी अपने बॉडीगार्ड्स की तरह बना सकता हूं। ये कहकर आरव धीरे धीरे बंगले से बाहर निकल गया। कंकड़ पत्थरों वाले रास्ते से होता हुआ वो बाहर की सड़क पर पहुंचा। हल्की गर्म हवा चल रही थी, धूप भी मुलायम थी। आरव ने गहरी सांस ली और सारे तनाव को पीछे छोड़ दिया। सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं। बीच की ओर जाती कुछ बिकिनी पहने लड़कियां नजर आ रही थी। थोड़ी आंखों को राहत जरूर मिली, लेकिन टैक्सी अब तक नहीं मिली थी। तभी अचानक सामने एक नीला मिनी कूपर कार मुड़ी और सीधा आरव के पास आकर रुकी। समुंदर के किनारे की रोशनी में वो नीली कार बहुत खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे कार का शीशा नीचे सरका। ड्राइवर सीट पर वही छोटी सी खूबसूरत लड़की हान्या बैठी थी, जिससे आरव ने पहले ठीक से अलविदा भी नहीं कहा था। लेकिन इस वक्त की हान्या वैसी चमकदार और बहादुर नहीं लग रही थी जैसी वो आमतौर पर होती थी, बल्कि थोड़ी डरी सहमी और गिल्टी लग रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अंकल प्लीज बैठिए, यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। आरव ने मना नहीं किया। उसने दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। फिर पूछा, मैं स्मोक कर लूं? खिड़की खोल दूंगा? हान्या ने फौरन जोर से सिर हिलाया, जैसे उसे बहुत खुशी हो कि आरव स्मोक कर ले। थैंक यू, आरव ने हल्के से कहा। फिर खिड़की का बटन दबाया और 2 रुपए वाले घटिया क्वालिटी वाले सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकाली। फिर बिना ब्रांड वाले लाइटर से उसे जला लिया। हान्या गाड़ी धीरे धीरे चला रही थी और नर्म लहजे में बोली, अंकल आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी की सिगरेट पीनी चाहिए। ये तो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और वो लाइटर भी सही नहीं है। मैं आपके लिए एक अच्छी जिपो लाइटर खरीदूंगी, गारंटी देती हूँ बहुत कूल लगोगे। आरव खिड़की से बाहर समुद्र की ओर देखते हुए बोला, अच्छी क्वालिटी की सिगरेट में वो दम नहीं होता, और अगर लाइटर खराब हो गया तो नया खरीद लूंगा। 1 रुपए का ही तो है, सो लाइटर भी एक जिपो से सस्ते पड़ेंगे, और अगर गिर भी गया तो अफसोस नहीं होगा। हान्या दुखी होकर पूछ बैठी, अंकल आप अब भी मुझसे नाराज हैं ना? आप तो अब मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। नाराज? मैं क्यों नाराज होऊंगा? आरव ने उसकी ओर मुड़कर पूछा। मेरे फादर ने आपको बुलाया और फिर ठीक से बर्ताव भी नहीं किया। उसने तो आपको अपराधी समझ लिया। मैं जानती हूँ कि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे पापा ऐसे ही हैं, किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते। मैं कुछ नहीं कर सकती, हान्या ने नाराजगी से कहा। कुछ साल पहले तक वो ठीक थे, लेकिन जब से वो इस घटिया सेक्रेटरी वाले पद पर आए हैं, तब से उनका दिमाग ही खराब होता जा रहा है। आरव सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लड़की सच में अपने पापा की बुराई कर रही है या बस उसे सुनाने के लिए कह रही है। वो तो बस सुनता रहा। हान्या ने जब आरव को यूं शांत देखा तो और भी घबरा गई। अंकल मान लीजिए कि सारी गलती मेरी है, ठीक है? नाराज मत होइए, मैं आपको डिनर पर ले चलती हूँ। जहाँ आपका मन हो वहाँ चलिए। मैं माफी मांग रही हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा और बाकी लोग आप पर हाथ उठा देंगे। मैं तो एक ऐसी लड़की हूँ जो मुर्गी भी नहीं पकड़ सकती, मैं उन्हें कैसे रोकती? अंकल प्लीज ऐसे मत रहिए, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे डांट लें, लेकिन यूं चुप मत रहिए। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या सिर पकड़ ले। वो तो कुछ सोच भी नहीं रहा था, लेकिन ये लड़की अपने आप ही तमाम अनुमान लगाए जा रही थी।
अरे हान्या, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं नाराज हूँ? उन्होंने मुझ पर हाथ जरूर उठाया, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, बस थोड़ी झुंझलाहट हुई थी। मैं साफ कहूँ तो तुम्हारे पापा और उनके बॉडीगार्ड्स में इतना दम नहीं है कि मैं उन पर गुस्सा करूँ। हान्या ने हैरानी से पूछा, सच में? अंकल, आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? आरव ने आंखें घुमाकर कहा। एक पल में ही हान्या का चेहरा खिल उठा, जैसे बसंत आ गया हो, या फिर जैसे कोई छोटी भालू मिठास भरा शहद का मटका पा गई हो। अगर उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर न होते तो शायद वो खुशी से आरव को चूम चूम कर पागल कर देती। मैं जानती थी कि आप सबसे अच्छे हैं, अंकल, आरव ने हाथ हिलाकर कहा। इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हान्या चौंक गई और प्यारी सी आंखें झपकाईं। आपने तो कहा था कि आप नाराज नहीं हैं, अंकल। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज जो हुआ उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे घर वालों से पंगा नहीं ले सकता, या कहूँ कि मुझे झंझट पसंद नहीं है, ताकि तुम्हारे पापा को फिर से शक न हो। मेरा मानना है कि हमें आगे से एक दूसरे को अनजान समझना चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं अपने काम पर जाऊं, आगे से कोई कांटेक्ट नहीं। आरव नहीं चाहता था कि विहान उस पर बार बार शक करता रहे। आज की लड़ाई में तो सारी कड़ियां पहले ही जल चुकी थी। अगर वो अब भी हान्या से मिलता जुलता रहा तो फिर चाहे वो निर्दोष हो, नजरों में तो वही गंदगी चिपकी रहेगी, जैसे कीचड़ पैंट में लग जाए। चाहे कुछ भी हो, लगेगा तो वही। सफाई देना बेकार है। ये सुनते ही हान्या ने अचानक जोर से ब्रेक मारा। चर गाड़ी एक झटके में सड़क के किनारे रुक गई और झटके से दोनों के शरीर आगे की ओर लुढ़क गए। आरव ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। क्या कर रही हो? क्यों रोक दिया? हान्या चुप रही, दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामे रही। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे, जिससे उसकी एक्सप्रेशन दिख नहीं रही थी। धीरे धीरे उसके पतले कंधे कांपने लगे और चमकते आंसू उसके सफेद लंबे पैरों पर गिरने लगे। वो चुपचाप रो रही थी। आरव का तो दिमाग सुन्न पड़ गया। ये क्या हो गया? अभी तो सब ठीक था, अब फिर से रोने क्यों लगी? अरे लड़की, रो तो मत। रोने से पहले कम से कम चेतावनी तो दे दिया करो, जैसे टीवी वाले मौसम में तूफान या बारिश की चेतावनी देते हैं। तुम्हारे आंसू तो अचानक बम की तरह गिरते हैं, बचाव का भी टाइम नहीं मिलता, आरव ने थके हुए अंदाज में कहा। हान्या ने धीरे से सिर उठाया। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से और भी ज्यादा दिल छू लेने वाला लग रहा था, जैसे किसी के दिल की जड़ें हिला दे। उसने गाड़ी का गियर पी में डाला, फिर आंसू पोंछते हुए सुबकते हुए बोली, अंकल, आप मुझे डांट लो, चाहे थप्पड़ मार लो, बस मुझे छोड़ो मत। मुझसे बात करना बंद मत करो, प्लीज। मैं भला बिना किसी वजह के तुम्हें क्यों मारूंगा? आरव ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे डर है कि तुम्हारे पापा की सहनशीलता बहुत कम है। वो फिर से कोई झंझट खड़ी करेंगे और फिर तुम मेरे और अपने पापा के बीच फंस जाओगी। वो भी तो मुश्किल हो जाएगा ना? नहीं होगा। जैसे आखिरी उम्मीद बस यही हो, हान्या ने तुरंत कहा। मैंने तय कर लिया है कि मैं कल ही मॉमी के पास रहने चली जाऊंगी अब, और डैडी के साथ नहीं रहूंगी। अगर डैडी ने अंकल के लिए कोई परेशानी खड़ी की तो मैं ना तो उसमें पड़ूंगी और न ही जानूंगी। वैसे भी डैडी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अब इस सब की परवाह नहीं करूंगी। आरव को थोड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, तुम अपनी माँ के पास रहने जा रही हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स साथ नहीं रहते? हान्या का चेहरा अचानक लाल हो गया। वो शर्माते हुए बोली, वो मेरे डैडी और मॉमी है, लेकिन पति पत्नी नहीं है। इसका क्या मतलब? हान्या ने अपने कपड़े के किनारे को मरोड़ते हुए जैसे कोई बड़ा फैसला लिया हो, सिर उठाकर कहा, अंकल, मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। प्लीज इसे एक सीक्रेट की तरह हमारे बीच ही रखना, ठीक है? उस लड़की की नजरें बिल्कुल साफ और पारदर्शी थी, मासूम और खूबसूरत, जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। आरव को दिल में हलचल सी महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि पहली बार में चिढ़ दिलाने वाली ये लड़की इतना भावुक रूप भी दिखा सकती है। उसने अनजाने में सिर हिलाकर इशारा किया कि बताओ। हान्या ने होंठ भींचे, गहरी सांस ली और बोली, मैं असल में एक टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी? आरव सोच भी नहीं सकता था कि ये सीक्रेट यही होगा। उसे लगा था कि शायद हान्या के पेरेंट्स का तलाक हो चुका होगा, लेकिन ये बात तो उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब कोई टेस्ट ट्यूब में पैदा हुआ बच्चा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी के जरिए पुरुष और महिला के गर्भाणु को लैब में मिलाकर महिला के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है और फिर बच्चा 9 महीने में सामान्य तरीके से जन्म लेता है। हालांकि इस तरीके से पैदा हुए बच्चों में कई बार जन्मजात समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे हृदय की गड़बड़ी,
अंगों की असफलता, दूसरों से अलग होने के कारण सामाजिक समस्याएं, आत्मकेंद्रिता की प्रवृत्ति, सिर दर्द जैसी समस्याएं। कुल मिलाकर टेस्ट ट्यूब तकनीक अभी तक पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है और भारत में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं होती। जो जानते हैं वो भी इस पर बात नहीं करते। ऐसे बच्चों को अक्सर सामाजिक रूप से आलोचना झेलनी पड़ती है। हाँ, इसलिए मेरे डैडी तो है, लेकिन वो मॉमी के सिर्फ दोस्त है। उन्होंने कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं थामा और पति पत्नी जैसी कोई बात तो दूर की है, हानिया ने कहा और फिर आरव के चेहरे को गौर से देखने लगी। जब उसने आरव को अजीब नजरों से उसे घूरते देखा तो उसने मान लिया कि आरव को उसके जन्म की सच्चाई अजीब लगी है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। हानिया ने फीकी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। मुझे पता था अंकल आप मुझे अजीब समझेंगे, लेकिन ठीक है, मैं वैसे भी अजीब ही हूँ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी भी बड़े हो जाते हैं। आरव हंस पड़ा और अचानक उसके सिर के पीछे हाथ फेरते हुए बोला, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुमने खुद ही निष्कर्ष निकाल लिया। सच कहूं तो तुम टेस्ट ट्यूब बेबी हो या आम बच्ची, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में? हानिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। मुझे झूठ बोलकर तसल्ली देने का कोई शौक नहीं है, आरव ने मुस्कुराते हुए मजाक में डांटा। और ये मत समझना कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो इसलिए तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। हानिया ने सूंघते हुए मुस्कुराया, फिर हंसते हुए आरव की बाह पर मारा। अंकल आप तो बहुत बुरे हो, पहले मुझे रुला दिया और फिर खुद ही नहीं समझाया। मेरा दिल तो टूट ही गया था। कुछ खास बात नहीं है, आरव ने हल्की सी उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहा। तुम बस एक टेस्ट ट्यूब बेबी हो। पैदा होने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन हो तो अपने पेरेंट्स की संतान ही ना। तुम जानती हो, इस दुनिया में कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो इंसान है या नहीं, वो ज्यादा बेबस होते हैं। ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? हानिया ने हैरानी से पूछा। इंसान इंसान होता है और बाकी जीव जंतु कुछ और, इसमें कंफ्यूज होने जैसा क्या है? हाँ, छोड़ो इस बात को, आरव ने विषय बदलते हुए कहा। तो फिर अगर तुम अपनी माँ के पास रहने चली जाओगी तो तुम्हारे पापा गुस्सा नहीं होंगे? हानिया खिलखिलाकर हंसी, जैसे फिर से वही नटखट लड़की बन गई हो। उसकी फिक्र मत करो, मेरे डैडी तो मॉमी से डरते हैं। मेरी मॉमी मुझे बहुत प्यार करती है। अगर मैं उनसे कहूं तो डैडी तो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लगता है तुम्हारे पापा अब भी तुम्हारी माँ को बहुत पसंद करते हैं, आरव ने बात को समझते हुए कहा। हाँ, हानिया ने सिर हिलाया। डैडी तो बचपन से मॉमी को पसंद करते थे, लेकिन मॉमी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त बने रहे। मॉमी जब मुझे जन्म देना चाहती थी तो डैडी को बदले में कुछ देने के लिए उन्होंने डैडी का स्पर्म इस्तेमाल किया। डैडी को लगा कि मॉमी शायद फिर से उनके साथ रिश्ते में आएंगी, लेकिन मॉमी तो अब तक सिंगल है। अब डैडी ने भी हार मान ली है और सोचते हैं कि यूं दोस्त बनकर रहना ही ठीक है। आरव ने सिर हिलाकर कहा, ये ठीक नहीं है, बस और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। ये सुनकर हानिया ने लंबी सांस ली। हाँ, डैडी वाकई में थोड़े दुखी है। बचपन में मैं भी चाहती थी कि मॉमी और डैडी साथ में रहें ताकि मेरा परिवार पूरा हो जाए। तुम्हारे पास तो अब भी दोनों हैं, पेरेंट्स और घर भी। फिर वो बात नहीं है, हानिया ने निराश होकर कहा। अंकल आप जानते हो, जब मैं छोटी थी तब मॉमी और डैडी दोनों बहुत बिजी थे, एक गवर्नमेंट में तो दूसरा बिजनेस में। मेरा पूरा बचपन तो नर्सरी और किंडरगार्टन में बीता। स्कूल के बाद मेरी देखभाल कोई आया करता था। मुझे सबसे ज्यादा डर स्कूल छूटने से लगता था, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह मैं मॉमी और डैडी की गोद में भागकर नहीं जा सकती थी। सच कहूं तो डैडी और मॉमी दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पैसे देते हैं, सुंदर घर, ब्रांडेड कपड़े। मैं हमेशा एक प्रिंसेस की तरह रही हूँ। मेरे पास वो सब कुछ था जो बाकी बच्चों के पास नहीं होता। सब मुझे देखकर जलते थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में सच्ची खुशी नहीं थी। मैं पैसों की जगह बस चाहती थी कि वो लोग मुझे थीम पार्क ले जाएं या मेरे साथ पार्क में टहलने चले। फिर मैं बड़ी होती गई, कभी डैडी के पास रही, कभी मॉमी के पास। दोनों ही मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं किसी के करीब नहीं हो पाए। मेरे ID कार्ड में सिर्फ हानिया लिखा है, न मॉमी का सरनेम और न ही डैडी का। दोनों इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी लगूं जैसे कोई बेसहारा बच्ची, जिसका नाम तो है लेकिन उपनाम नहीं। और उस वक्त मैं सच में खुद को बेसहारा ही समझती थी। पैसे, गाड़ियां, बंगले, इन सब के बावजूद मैं अंदर से वैसी ही थी जैसी कोई छोड़ दी गई बच्ची। यहाँ तक कहते कहते हानिया की आंखें फिर से नम हो गईं, लेकिन आरव की ओर देखकर उसने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन अब सब ठीक है,
अंकल, अब आप है ना? अब मुझे उन बच्चों के साथ खेलने की जरूरत नहीं जो बस अमीरी की होड़ में लगे रहते हैं। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी चंचल लड़की का इतना भावुक और अकेला अतीत हो सकता है। उसके पेरेंट्स ने उसे सिर्फ पैसे और चीजें तो दी, लेकिन उसकी परवरिश में जो प्यार और अपनापन चाहिए था वो बिल्कुल नहीं दिया। मैं तुम्हारा पेरेंट नहीं हूँ, इतना बड़ा भी मत बनाओ मुझे, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ थोड़ी नरमी से कहा। शायद ये उसकी खुद की जिंदगी से थोड़ी समानता थी, या शायद उसके बचपन के प्रति सहानुभूति। हानिया ने सिर हिलाया और कहा, अंकल मेरे डैडी या मॉमी नहीं हो सकते, लेकिन आपने मुझे उस दिन रेसिंग से रोका, एक बोरिंग मूवी के दौरान साथ दिया, और जब मैं मुसीबत में थी तब मेरी रक्षा की। अंकल वैसे नहीं हैं जैसे वो बचकाने लड़के जिनसे मुझे नफरत है, मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। कहते कहते उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई। और अंकल, जब आप कभी कभी मुझ पर थोड़े गलत काम कर बैठते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है। आरव ने माथा पकड़ लिया। ये लड़की तो हद करती है, उससे तो रोंगटे खड़े हो गए। तुमने जो बातें गिनाई वो बहुत मामूली थी, मैं उतना खास नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। जब तुम और लोगों से मिलोगी तब समझोगी कि दुनिया में और भी अच्छे लोग हैं। वो बात नहीं है, हानिया ने गुस्से से कहा, मैं बस थोड़ी जिद्दी हूँ। अंकल, अगर आपने मुझसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मैं गाड़ी से उतरकर समंदर में कूद जाऊंगी। बस बोलना मत, सच में कोई बेवकूफी मत करना। अगर आपने कुछ बेवकूफी की तो मैं भी करूंगी। अंकल, आप ही जिद कर रहे हैं। आई एम हु आई एम, तुम जीत गई। आरव ने लंबी सांस ली, हार मानते हुए मुस्कुराया और उसके नरम गाल को हल्के से खींचा। हानिया किसी युद्ध में जीतने वाले सेनापति की तरह खिलखिला उठी, और उस पल में ही कार के अंदर छाया उदास माहौल पूरी तरह से गायब हो गया। सूरत की हवा पतझड़ में अब कहीं ज्यादा ठंडी हो गई थी, जैसे पतझड़ की हवा ने गर्मी और सूखे पत्तों को एक साथ उड़ा दिया हो। इस तरह की सुबह में आरव का मन बस कंबल के अंदर ही दुबक कर पड़े रहने का कर रहा था। इस देश में लौटे हुए मुझे आधा साल हो चुका है, और अब कंबल में पड़े रहना जैसा ख्याल मेरे दिमाग में आने लगा है। बीते 20 सालों में ऐसा कभी नहीं सोचा था। लगता है मैं ढल रहा हूँ, सड़ रहा हूँ। सुबह की नमी भरी हवा में सांस लेना, धुंधली धूप में बिस्तर पर करवटें बदलना, और नीचे से आती खाने की खुशबू को सूंघना। हाँ, कितनी साधारण पर सुकून भरी जिंदगी है ये। ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से नेहा की जानी पहचानी आवाज आई, यंग मास्टर, नाश्ते के लिए नीचे आ जाए। अगर मिस अस्पताल में इंतजार करते हुए गुस्सा हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा। आज जास्मिन को अस्पताल से घर लौटना था, इसलिए नेहा ने खास तौर पर आरव को उठाया। आरव ने एक हल्की टी शर्ट और एडिडास की स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहन ली। मौसम कितना भी ठंडा हो, बीमार पड़ने की परवाह किए बिना आरव बस वही पहनता था जो आरामदायक लगे। तैयार होकर वो जल्दी से नीचे भागा और अपना शानदार नाश्ता किया। फिर नेहा के कहने पर वो अस्पताल की ओर निकल पड़ा। जब वो फूलों की दुकान के पास से गुजरा तो थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसे वो कहावत याद आए, बड़ों की सुनो, घाटा नहीं होता। तो वो कार से उतरकर फूलों की दुकान में चला गया। दुकान की मालकिन एक परिपक्व सुंदर महिला थी। आरव को अंदर आते देख वो मुस्कुराते हुए पास आई और बोली, कहिए क्या चाहिए। आरव को याद आया कि नेहा ने कार्नेशंस, गुलनार की बात की थी, लेकिन पूछने पर पता चला कि कार्नेशंस के भी कई रंग होते हैं, सफेद, लाल, पीले, बैंगनी और यहाँ तक कि हरे भी। फूलों को इतने रंगों में आने की क्या जरूरत है, आरव ने खींचते हुए सोचा। युवक, कार्नेशंस के अलग अलग रंगों के अलग अलग मतलब होते हैं, आप खरीदे उससे पहले मैं समझा देती हूँ, महिला उत्साह से बोली। पर आरव को इतनी बातें सुनने का धैर्य कहाँ था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, जरूरत नहीं, हर रंग का एक एक दे दो, झंझट नहीं रहेगा। महिला का माथा झुंझलाहट से भर गया। उसने ऐसा ग्राहक पहली बार देखा था। हर रंग का एक एक फूल, लगता है जैसे फूलों की भाषा कोई बच्चों की ड्राइंग है, जो रंग मिला वो लगा दिया। पर ग्राहक की मांग आदेश होती है, इसलिए महिला ने सभी रंगों के गुलनारों का एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना दिया और आरव को दे दिया। इतने सारे फूलों को एक साथ जोड़ने से दाम निकालना भी मुश्किल हो गया। आरव ने कुछ लाल नोट, करीब 500 रुपए माइनस 600 रुपए रख दिए और बिना हिसाब मिलाए तेजी से बाहर निकल गया। जब महिला ने गिनती की तो पाया कि 100 रुपए की कमी थी, लेकिन सिर उठाकर देखा तब तक आरव जा चुका था। गुस्से से वो लगभग बेहोश ही हो गई। अस्पताल पहुंचने पर बिल्कुल तय समय था। जैसे ही आरव जास्मिन के रूम में पहुंचा, उसे दो जानी पहचानी शक्लें दिखी जिन्हें देखे हुए काफी वक्त हो चुका था। मिस्टर आरव, काफी समय हो गया। रंजित हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ खड़ा था।
हाथ में सफेद ऑर्किड्स का सुंदर गुलदस्ता। उसके साथ खड़ा था हरीश, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह लड़ाई को लेकर खुशी और खुजली का मिला जुला एक्सप्रेशन था। वो उस वक्त सच में अपनी पीछे की जगह खुजा रहा था। अब ये नहीं पता कि उसे वहां मच्छर ने काटा था या कुछ गलत उगाया था। जास्मिन सफेद ब्लाउज और नीले फूलों के डिजाइन वाले टॉप में चुपचाप बेड पर बैठी थी। पास में एक छोटा सा लगेज बैग रखा था। शायद पैकिंग पूरी कर चुकी थी। वो एक फॉर्म भरने में व्यस्त थी और आरव की एंट्री पर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शायद ये डिस्चार्ज फॉर्म था। आरव ने रंजित की तरफ देखा। ये आदमी तो उससे भी ज्यादा एक्टिव निकला, जबकि पति तो वो खुद है। लगता है वाकई में जास्मिन को पसंद करता है। उसने बोर होते हुए कहा, इतने बिजी आदमी होकर भी मेरी बीवी के लिए फूल लाए हो। बॉस रंजित, आप तो वाकई मुझे इज्जत दे रहे हैं। रंजित का मुस्कुराता चेहरा थोड़ी देर को जड़ हो गया। तेरी बीवी? मैं जास्मिन को फूल दे रहा हूं, तुझसे क्या लेना? मिस्टर आरव सच में बड़े शालीन है। रंजित ने आरव के हाथों में रंग बिरंगे कार्नेशंस देख लिए थे, इसलिए हंसी रोकते हुए बोला, ये फूल किस तरह के हैं मिस्टर आरव? रंजित ने तो कभी इस तरह का गुलदस्ता देखा ही नहीं। जास्मिन ने चुपके से ऊपर देखा और जब उसने ये जंगली फूलों जैसे रंग बिरंगे कार्नेशंस का गुलदस्ता देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह भी जानना चाहती थी कि आरव उसे क्या फूल देगा, लेकिन इस तरह का अजीब गुलदस्ता देखकर वो कुछ कह नहीं पाए। आरव ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, इसका कोई मतलब है? बॉस रंजित के फूलों का मतलब क्या है? रंजित ने गर्व से जवाब दिया, खूबसूरती और शालीनता, यही तो वो बातें हैं जो मुझे जास्मिन में पसंद है। ऑर्किड्स उसी का प्रतीक है। मेरी बीवी की तारीफ के लिए धन्यवाद। आरव ने मेरी शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, जिससे रंजित की भौहें और सिकुड़ गईं। फिर बोला, मेरे गुलदस्ते में इतने सारे रंग इसलिए हैं क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी प्यारी जास्मिन की तारीफ कैसे करूं। वो खूबसूरत है, दयालु है, शालीन है, आत्मविश्वासी है, सेक्सी है, प्यारी है, संस्कारी है, गरिमामयी है, भावुक है, गंभीर है, उदार है। एक अच्छी पत्नी, प्यार करने वाली माँ, आदर्श कर्मचारी और भारत की महिला ऑफ द ईयर की दावेदार भी है। तो सोचो, क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सब रंगों वाले फूल मेरी जास्मिन को दर्शाते हैं? इसलिए मुझे सारे लेने पड़े। असलियत चाहे जो हो, आरव तो सोच रहा था, इतने फूल और इतने शब्द बोले हैं, कोई तो फिट हो ही जाएगा। आरव की इन चाशनी में डूबी तारीफों से जास्मिन का चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया। भारत की महिला ऑफ द ईयर, ये आदमी फूल लाना भी नहीं जानता और ऊपर से इतने लिजलिजे डायलॉग मारता है। रंजित को तो जैसे बोलने को शब्द ही नहीं मिले। अगर उसे पता होता कि ये सब होगा तो शायद वो भी हर रंग का ऑर्किड ले आता, लेकिन इतनी ओवर एक्टिंग वाली बातें तो उससे हो नहीं पाती, इसलिए बस जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, मिस्टर आरव वाकई में हर हुनर में माहिर है। आपका धन्यवाद। बॉस रंजित को मेरी इतनी छोटी सी खूबी तक दिख गई। मैं तो बहुत लो प्रोफाइल इंसान हूँ। खैर, अगर अब कुछ और नहीं है तो बॉस रंजित, आपकी कीमती समय की बर्बादी न हो इसलिए आप फूल रख दीजिए और चले जाइए। आरव ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से इशारा किया। रंजित का चेहरा सफेद और काला हो गया। गुस्सा जोर से अंदर उबल रहा था। बहुत बढ़िया, इसने मेरी शालीन बातें सच मान ली, फिर बेहयाई से उसे स्वीकार भी कर लिया और अब बिना गाली दिए मुस्कुरा कर कह दिया, फूल रख दो और निकल लो। गुस्सा निकालने का कोई जरिया ही नहीं बचा। पीछे खड़ा हरीश अपने मालिक की तरफ दया से देख रहा था। एक शादीशुदा औरत के पीछे भागना और फिर खुद को यूं बेइज्जत कराना, क्या ये वाकई जरूरी था? रंजित ने कहा, तो जास्मिन, मैं फूल यहीं छोड़ रहा हूँ। डिस्चार्ज की बधाई, अब मैं चलता हूँ। अगर वो और रुकता तो शायद ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता, लेकिन उसका फटना लावे से नहीं, गले से खून उगलने जैसा होता। आहूजा फैमिली का ये नौजवान और उसका नौकर वहां से निकल गए। जास्मिन ने बिना कोई खास भाव दिखाए सिर उठाया और कहा, बॉस रंजित से इतनी रूखाई से बात मत किया करो, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसे तुम कुछ खास नहीं किया कहती हो? आरव जोर से बोला, वो फूल लेकर मुझसे पहले यहाँ आ गया, ये सीधा सीधा मुझसे पंगा लेने जैसा है। इतना कहकर आरव सीधे बेड के पास गया, रंजित का लाया हुआ ऑर्किड्स का गुलदस्ता उठाया और बिना कुछ कहे डस्टबिन में फेंक दिया। फिर संतुष्टि से मुस्कुराता हुआ जास्मिन के पास आया और अपने फूल उसे पकड़ाते हुए बोला, डिस्चार्ज की बधाई हो मेरी जान। उसका मेरी जान कहना थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अच्छी तमीज में पली बड़ी जास्मिन ने फिर भी फूल ले लिए और हल्की आवाज में बोली, थैंक यू। आरव जोर से हंसा और बोला, थैंक यू की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम इतनी भावुक हो चुकी हो कि तुम्हारा दिल अंदर से हिल चुका है, पर प्लीज रोना मत, मैं औरतों को रोते हुए नहीं देख सकता।
जास्मिन ने हल्की सी सांस ली। ये आदमी अभी भी उतना ही बेशर्म है, वही पुराना ढीठपन वापस आ गया है। मैं यूं ही क्यों रो पड़ूंगी। सारे कागजी काम निपटाने के बाद जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो ये पहली बार था जब आरव जास्मिन को घर लेकर जा रहा था। इससे पहले तो जब भी साथ में गाड़ी चली थी, हमेशा जास्मिन ही अपनी महंगी बेंटली से उसे लेने आती थी। जास्मिन, जो बगल वाली सीट पर बैठी थी, BMW M3 की नई इंटीरियर को देखकर बोली, आरव, ये गाड़ी मेरी है। एक मर्द होकर तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? आरव ने सिर हिलाया, नहीं आती। बॉस, जास्मिन के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, अगर ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो बर्बादी है। मैं तो बस बेकार की चीजों का सदुपयोग कर रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं सीरियस हूँ, जास्मिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम मर्द हो, तुम्हें मेहनत करके अपनी गाड़ी और घर खुद हासिल करने चाहिए। औरत की गाड़ी चलाकर क्या तुम्हें लोग हंसाएंगे नहीं? वो बस चाहती थी कि आरव को थोड़ी शर्म आए ताकि वो मेहनत करने की सोच रखे। आरव कुछ सोच में पड़ गया, फिर गंभीर चेहरा बनाकर बोला, डार्लिंग जास्मिन, अब जब तुमने कहा है तो मुझे भी लग रहा है कि ये सही नहीं। ऐसा करता हूँ, किसी दिन छोटा सा चाकू लेकर BMW का लोगो ही उखाड़ देता हूँ। फिर ये BMW नहीं मानी जाएगी और इतनी ध्यान भी नहीं खींचेगी। कैसा रहेगा? जास्मिन का मन किया कि अभी स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को सीधे एक्सप्रेसवे के रेलिंग से भिड़ा दे और इस आदमी को खत्म कर दे। उसने आरव का लापरवाह चेहरा देखा और उसका दिल जैसे बर्फ सा ठंडा हो गया। निराशा से भरी नजरों के साथ उसने कुछ कहना ही बंद कर दिया। आरव समझ गया था कि उसकी पत्नी उसके इस लापरवाह रवैये से नाराज है, लेकिन वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा और सब कुछ अनदेखा करने का नाटक करता रहा। घर तक का सफर पूरी तरह चुपचाप गुजरा। नेहा पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों को आते देख वह तुरंत जास्मिन का सामान लेने आगे बढ़ी, दोनों को अंदर ले गई और फिर खाना बनाने चली गई। जास्मिन ने घर में आते ही आरव की तरफ एक बार भी नहीं देखा। ऊपर जाते हुए उसने अपनी सेक्रेटरी अनिका को कॉल किया और ऑफिस का काम करने लगी। दोपहर का वक्त हो गया तब जाकर वह नीचे आए। नेहा को जास्मिन की चिंता हुई। उन्होंने कहा कि अभी अभी अस्पताल से लौटी है, इतना काम मत करे। लेकिन जास्मिन ने वो सुना जरूर, मगर मान कुछ नहीं। नेहा ने आज घर में खासतौर पर शानदार खाना बनाया था। जास्मिन के स्वागत में टेबल पर तरह तरह की रंग बिरंगी और खुशबूदार डिशेस थी। बस देखने से ही आरव की लार टपकने लगी। नेहा, जब आपको फुर्सत मिले तो मुझे खाना बनाना सिखाए, ये सब बहुत पसंद आया। आरव ने उम्मीद से भरी नजरों से कहा। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो किसे अच्छा नहीं लगता? नेहा मुस्कुराकर बोली। यंग मास्टर को पसंद आया, यही काफी है। जब चाहो सिखा दूंगी। बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास तो हमेशा फुर्सत ही होती है। जास्मिन ये सब देखती रही। उसे याद आया कि उसने कुछ देर पहले आरव को समझाने की कोशिश की थी कि काम पर ध्यान दो, लेकिन अब तो ये आदमी न सिर्फ काम करने को तैयार नहीं, बल्कि घर में खाना बनाना सीखना चाहता है, जैसे कोई औरत हो। उसने आरव की तरफ और भी ज्यादा नाराज और ठंडी नजरों से देखा और उसके मन में जो निराशा थी वो और गहराती चली गई। नेहा ने स्वादिष्ट खाना तो बनाया था, लेकिन जास्मिन का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा सा ही खाया और अचानक बोली, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। नेहा ने टेबल के नीचे से आरव की टांग में हल्का सा ठोकर मारी, इशारे से समझाया कि कुछ कहो। आरव समझ गया और मुस्कुराकर बोला, कहाँ जा रही हो? अगर ऑफिस जा रही हो तो चलो, मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी वीकेंड है, फ्री हूँ। जास्मिन ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बिना भाव बदले कहा, जरूरत नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रही, मैं अकेले ही ड्राइव कर लूंगी, तुम आराम से नेहा के साथ खाना खाओ। इतना कहकर उसने टेबल पर पहले से रखी हुई कार की चाबी उठाई और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। ऑफिस नहीं जा रही? आरव थोड़ा हैरान हुआ। उसे याद आया कि पहले भी एक बार रात के वक्त जास्मिन अचानक कहीं जाने लगी थी बिना कोई वजह बताए, लेकिन फिर भी उसने उसका पीछा नहीं किया। आखिर उसे उसकी प्राइवेसी का सम्मान करना था। जास्मिन जाते हुए जिस नजर से देख गई थी, उसे सोचकर आरव को ऐसा लगा जैसे उनके बीच का रिश्ता फिर उसी पुराने दौर में लौट आया है। एक ठंडा, बेमन का कॉन्ट्रैक्ट जैसा रिश्ता जिसमें कोई भावना ही नहीं थी। उसे लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में हालात कुछ बेहतर हुए थे। उसने सोचा था कि आज जब वो घर आएंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन अब ये सब बस एक मजाक सा लग रहा था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ऑडियो टून को।